BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम चैप्टर 381 to 400 अध्याय 381 निष्कर्ष। राजकुमारी याओयू का निमंत्रण। बहुत सुंदर। इस समय चाहे दर्शक सीटों पर हो या वीआईपी क्षेत्र में, कई युवा लड़कियां लियूलिंग की ओर प्रशंसा भरी निगाहों से देख रही थी। उनके दिल धड़क रहे थे। लियूलिंग के प्रदर्शन के साथ इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह इस प्रतियोगिता का चैंपियन होगा। फामा ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाया। बोलते समय उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। लियूलिंग के पीछे राजकुमारी याओयू ने अपनी जीभ बाहर निकाली और उत्सुकता से पूछा, लियूलिंग, तुम पिछले कुछ सालों से क्या कर रहे थे? तुम अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? क्योंकि मैं एक प्रतिभाशाली हूँ। राजकुमारी के सवाल पर लियूलिंग ने थोड़ा कंधे उचकाए, फिर पत्थर के मंच पर सामान को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। लियूलिंग की बेबाक प्रतिक्रिया सुनकर राजकुमारी याओयू कुछ पल के लिए शब्दों के अभाव में थी, कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। आखिरकार लियूलिंग के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें जीनियस कहना निश्चित रूप से उचित था। जैसे जैसे रेत के घड़े में रेत कम होती गई, जियाओयान, जियाओईजियान और राजकुमारी याओयू ने भी विंडवॉकिंग पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। हालांकि कई प्रतिभागियों को एहसास हुआ कि लियूलिंग से प्रेरित होने के बाद गोली के नुस्खे में कोई समस्या थी। विंडवॉकिंग पिल अभी भी 1 या 3 गोली थी। आमतौर पर 5 में से केवल 1 या 2 किमियागर इसे परिष्कृत करने में कामयाब हो सकता है, और यहाँ तक कि नए उन्नत 3 किमियागर भी कभी कभी असफल हो जाते हैं। इसलिए जब तक घंटाघर खत्म हुआ तब तक 40 से भी कम लोगों ने विंडवॉकिंग पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था। ये 40 व्यक्ति प्रतियोगिता के अंतिम दौर में ध्यान का केंद्र बन गए, जहां अंतिम चैंपियन और शीर्ष 10 का निर्धारण किया जाएगा। परीक्षा का समय समाप्त होने के बाद इसके बाद नियमित परीक्षण हुआ। जैसी कि उम्मीद थी, लियूलिंग द्वारा परिष्कृत की गई गोली एक बार फिर उच्चतम गुणवत्ता वाली रही, ठीक पहले दौर की तरह। इससे जियोयान को निराशा का गहरा एहसास हुआ। दूसरी सबसे उच्च गुणवत्ता वाली गोली अभी भी कोने में काले वस्त्र पहने रहस्यमय व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद जियोयान, राजकुमारी याओयू और कुछ अन्य मजबूत 3 किमियागर आए। एक बार परीक्षण पूरा हो जाने के बाद आकाश धीरे धीरे काला हो गया। एक पतला अर्धचंद्र धीरे धीरे क्षितिज पर उभरा, जो चमकीली रोशनी वाली शाही राजधानी को रोशन कर रहा था। देवी और सज्जनों, आज की प्रतियोगिता यही समाप्त होगी। मैं सभी प्रतिभागियों को आज रात अच्छी तरह से आराम करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। कल टूर्नामेंट का अंतिम दौर है, जहाँ चैंपियन का फैसला किया जाएगा। इसलिए आप जो भी करें, किसी भी चीज को भाग लेने से न रोके। इसे मिस करना जीवन भर का पछतावा होगा। फामा ने दिल खोलकर हंसते हुए घोषणा की। फामा को आज के मूल्यांकन के अंत की घोषणा करते हुए सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। 2 राउंड काफी थका देने वाले थे। लियूलिंग ने अपनी कड़ाही को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया और कोने में काले कपड़े पहने व्यक्ति की ओर देखा। उसे लगातार लग रहा था कि यह व्यक्ति उस पर पूरा ध्यान दे रहा था। जहां तक जियोयान का सवाल है, उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और कार्यक्रम स्थल से निकल गया। लियूलिंग के साथ पिछले संघर्ष के कारण और अंततः जियोजन के हाथों बुरी तरह हारने के कारण जियोयान अब लियूलिंग और उसके पीछे की शक्ति से बहुत सावधान था। भीड़ को चीरते हुए कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने के बाद लियूलिंग ने अचानक देखा कि उसका रास्ता कई आकृतियों द्वारा अवरुद्ध था। राजकुमारी याओयू और मित्तल परिवार से याफी के साथ उसकी नजर में आई। लियूलिंग, बधाई हो, आपने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। मुझे यकीन है कि आप कल के अंतिम राउंड में शानदार परिणाम हासिल करेंगे। राजकुमारी याओयू ने लियूलिंग को गर्मजोशी से देखा। वह और लियूलिंग ज्यादा बातचीत नहीं करते थे और एक दूसरे से खास परिचित भी नहीं थे। हालांकि शाही परिवार में जन्म लेने और उत्तराधिकारी चुने जाने के कारण उसे सभी मामलों में शाही परिवार के हितों पर विचार करना पड़ता था। इससे पहले जियाओयान ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए उसने उसे जीतने की कोशिश की थी। अब जबकि लियूलिंग और भी ज्यादा उत्कृष्ट साबित हुआ था, वह उसके साथ भी अच्छे संबंध बनाने के लिए उत्सुक थी। राजकुमारी याओयू, चलो कल के मामलों को कल के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि मुझे पता है कि मैं चैंपियनशिप जीतूंगी, लेकिन मैंने अभी तक इसका दावा नहीं किया है, इसलिए जल्दी से बात न करना ही बेहतर है। लियूलिंग की बधाई के शब्दों पर प्रतिक्रिया उल्लेखनीय रूप से शांत थी। हालांकि लियूलिंग के शांत शब्दों से राजकुमारी याओयू को उसके स्थिर आत्मविश्वास का एहसास हो सकता था, जो जियाओयान के व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग था। चाहे जियाओयान को किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, वह हमेशा विनम्रता से जवाब देता था। दूसरी ओर लियूलिंग ऐसी चीजों से चिंतित नहीं था और अपनी बात खुलकर कहता था। ठीक है। लियूलिंग के शब्दों को सुनकर राजकुमारी याओयू कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गई। उसके चेहरे पर थोड़ी असहजता दिख रही थी, जबकि वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर याफी ने जल्दी से कहा, लियूलिंग, राजकुमारी याओयू ने आज रात तुम्हारे और छोटी राजकुमारी के जश्न के लिए एक भोज का आयोजन किया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे आज रात अपने गुरु से मिलने के लिए यूनिलान संप्रदाय में वापस जाना है। याफी की बात पूरी होने से पहले लियूलिंग ने उसे रोकते हुए अपना हाथ हिलाया। फिर वह मुड़ा और दूसरी गली में चला गया। इस बीच कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने के बाद जियाओयान को भी कई निमंत्रण मिले, जिनमें नालन परिवार के नालन जी और राजधानी में उसकी कुछ दोस्तों का निमंत्रण भी शामिल था। दिलचस्प बात यह है कि जियाओयान ने भी लियूलिंग जैसा ही फैसला किया और किसी भी भोज में शामिल न होने का फैसला किया। गली का अनुसरण करते हुए जियाओयान उस सराय की ओर चला गया जहां वह ठहरा हुआ था। रास्ते में उसके आसपास के लोगों की प्रशंसा भरी निगाहों और फुसफुसाहटों ने उसके सिर में दर्द पैदा कर दिया। इसे बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने अपनी गति बढ़ा दी, कुछ गलियों से नीचे चला गया और अंत में सराय में घुस गया, सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही जियाओयान ने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया, उस पर झुक गया और एक लंबी सांस छोड़ी। अपने माथे को रगड़ते हुए वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था। हालांकि मूल्यांकन के 2 दौर सतह पर सरल लग रहे थे, लेकिन छिपी हुई जटिलताओं ने उसके दिमाग पर भारी असर डाला था। इस प्रतियोगिता का दबाव बहुत बढ़ गया था।
लियू यिंग का अचानक उदय और रहस्यमय काले वस्त्रधारी आकृति की असाधारण शक्ति, दोनों ने ही जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि याओ लाओ से जियोयान को पता चला कि इन दोनों व्यक्तियों में स्वर्गीय ज्वालाएं थीं। जब जियोयान टूर्नामेंट के विवरण पर विचार कर रहा था तो एक छाया चुपचाप उस सराय के पास दिखाई दी जहां वह रह रहा था। याओ लाओ, जो जियोयान की अंगूठी से स्थिति पर नजर रख रहा था, उसे लंबे समय से काले वस्त्रधारी आकृति की हरकतों के बारे में पता था, लेकिन उसने अभी तक जियोयान को इसका जिक्र नहीं किया था। जियोयान, ज्यादा सोचना बंद करो, अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करो और दिन के दौरान इस्तेमाल किए गए डूक्यू को फिर से भरो। भले ही तुम उन दो विलक्षण लोगों के खिलाफ पहला स्थान न जीत पाओ, लेकिन ये दुनिया का अंत नहीं है। अपने आप पर इतना दबाव मत डालो। याओ लाओ की आवाज गूंजी, जियोयान के भीतर पनप रही जटिल भावनाओं को महसूस करते हुए। याओ लाओ के सांत्वना भरे शब्दों को सुनकर जियोयान ने अपना संयम वापस पाया और कहा, गुरु, मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। इसके अलावा कल का मैच अभी शुरू भी नहीं हुआ है, मैं शायद हार न जाऊं। हाँ, अब मैं जिद्दी जियोयान को जानता हूँ। याओ लाओ ने संतुष्टि के साथ अपनी दाढ़ी को सहलाया। अध्याय का अंत। अध्याय 382। जियोइजियान का पीछा किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल से निकलने के बाद जियोइजियान शहर में एक निश्चित सराय की ओर चली गई। हालांकि जैसे जैसे रात गहराती गई, व्यस्त सड़कों पर उसने देखा कि 3 परछाइयां उसके पीछे पीछे आ रही हैं। ये 3 बूढ़े आदमी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी मौजूदा ताकत के साथ जियोइजियान आसानी से समझ सकती थी कि उसके पीछे चल रहे 3 लोग वही 3 डू सम्राट विशेषज्ञ थे जो दिन के दौरान ऊंचे मंच पर बैठे थे। यह महसूस करते हुए कि उसका पीछा किया जा रहा है, जियोइजियान ने अपनी गति तेज कर दी और जल्द ही एक सुनसान गली में प्रवेश कर गई। बाहर आओ। एक बार शांत गली में जियोइजियान मुड़ी और अपने पीछे खड़े लोगों की ओर ठंडे स्वर में चिल्लाए, तो ये वास्तव में एक महिला है। उसकी तीखी आवाज सुनकर फामा, जिया जिंगतियान और हाई बोडोंग ने एक दूसरे को देखा। अचानक उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। ये जानते हुए कि उन्हें खोज लिया गया है, तीनों ने अब छिपने की जहमत नहीं उठाई। वे छतों से नीचे उड़े और जियोइजियान के सामने लगभग 10 मीटर की दूरी पर उतरे। जिया जिंगतियान, जो आगे चल रहा था, जोर से बोला, छोटी लड़की, तुम्हारी ताकत बहुत प्रभावशाली है। तुम वास्तव में हम तीनों बूढ़ों को महसूस करने में कामयाब रही। मेरे संप्रदाय की ताकत ऐसी चीज नहीं है जिस पर तुम तीनों टिप्पणी कर सकते हो। अगर तुम होशियार हो तो वापस वहीं चले जाओ जहां से तुम आए हो। जियोइजियान ने जियामा साम्राज्य के 3 दिग्गजों को संबोधित करते हुए शांति से उत्तर दिया। एक संप्रदाय? क्या ये लड़की किसी संप्रदाय की नेता हो सकती है? 17 साल की उम्र में एक संप्रदाय की नेता? जियोइजियान को खुद को एक संप्रदाय का मुखिया बताते हुए सुनकर जिया जिंगतियान, फामा और है बोडोंग संदेह से भर गए। फामा ने अपना सिर हिलाया, अपने पहले के विचारों को खारिज करते हुए, फिर निश्चितता के साथ बोला, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह इतनी छोटी हो और पहले से ही एक संप्रदाय की नेता हो। अगर वह भेष नहीं अपना रही है तो उसे अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए कुछ विशेष तरीका अपनाना चाहिए। फामा सही कह रही है। अगर वह वास्तव में एक संप्रदाय की नेता है तो वह युवा पीढ़ी के लिए प्रतियोगिता में भाग क्यों लेगी? यह उसकी स्थिति से मेल नहीं खाता। मुझे संदेह है कि राजधानी में प्रवेश करने के लिए उसके पास अन्य उद्देश्य हैं, जिया जिंगतियान ने कहा। उसकी आंखें जियोइजियान पर टिकी हुई थी, जो स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। जबकि फामा और जिया जिंगतियान संदेह से भरे हुए थे, हाई बोडोंग केवल जिज्ञासा से वहां गया था। ये देखने के लिए उत्सुक था कि वह काली पोशाक वाला व्यक्ति कौन था जिसने दिन में उसकी कोल्ड स्ट्रीम को तुरंत नष्ट कर दिया था। फामा के साथ नजरें मिलाने के बाद जिया जिंगतियान ने जियोइजियान से कहा, कल की प्रतियोगिता को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमें आपकी टोपी उतारने और अपना असली रूप दिखाने की जरूरत है। हे, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और इसे खुद उतारो। जिया जिंगतियान की मांग सुनकर जियोइजियान ने व्यंग्य किया, तुम मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे हो। जिया जिंगतियान, जो स्वाभाविक रूप से उग्र स्वभाव का था, शाही परिवार की रक्षा में अपनी भूमिका के कारण सतर्क हो गया था, जिससे उसे चीजों के बारे में और अधिक गहराई से सोचने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि राजधानी के भीतर काले रंग में इस रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति की उपस्थिति एक संभावित खतरे की तरह लग रही थी, जिसे किसी भी अप्रत्याशित परेशानी के आने से पहले संबोधित करने की आवश्यकता थी। जैसे ही जिया जिंगतियान ने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमक उठी और वह तेजी से जियोइजियान के पास पहुंचा। उसके हाथ में पीले रंग की डूकी हुई थी और वह उसके सिर पर रखी टोपी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हम्फ, जिया जिंगतियान की हरकतों को देखकर जियोइजियान स्थिर खड़ी रही, 1 इंच भी नहीं हिली। उसने शांति से अपना हाथ उठाया और ग्रे डूक्यूई की एक किरण सीधे उसकी ओर भेजी। ग्रे डूक्यूई के भीतर की शक्ति को महसूस करते हुए, जो उसकी खुद की शक्ति से कमजोर नहीं थी, जिया जिंगतियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका आगे बढ़ता हुआ आकार धीमा हो गया और उसके सामने तेजी से मिट्टी की एक मोटी दीवार खड़ी हो गई। धमाका! ग्रे डूक्यूई किरण मिट्टी की दीवार से टकराई, जिससे ऊर्जा का एक जोरदार विस्फोट हुआ। जिया जिंगतियान की डूक्यूई पृथ्वी तत्व वाली थी, जिससे उसे एक मजबूत बचाव मिला। कई वर्षों तक डू सम्राट के शिखर पर पहुंचने के बाद उसकी डूक्यूई जियोइजियान की तुलना में बहुत अधिक ठोस थी। नतीजतन उसके हमले का सामना करने के बाद दीवार लगभग बरकरार रही। ओह, मैंने तुम्हें कम आंका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतनी ताकत होगी। हालांकि जिया जिंगतियान ने जियोइजियान के हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया, लेकिन वह उसके पीछे फामा और है बोडोंग के साथ सभी गहरे आश्चर्य से भर गए। किसी दूसरे देश से एक उच्च स्तरीय डू सम्राट किसी तरह बिना किसी की जानकारी के शाही राजधानी में प्रवेश कर गया था और यहाँ तक कि अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में भी खुलेआम उपस्थित हुआ था। ये किसी विडंबना से कम नहीं था। बूढ़ी जिया, क्या तुम्हें उसकी डूक्यूई में कुछ असामान्य नहीं लगा? जिया जिंगतियान के पीछे खड़े फामा ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए जिया जिंगतियान और जियोइजियान के बीच आदान प्रदान को देखने के बाद उसे याद दिलाया। जिया जिंगतियान ने पहले चुयुन साम्राज्य के कई विशेषज्ञों से लड़ाई की थी, इसलिए वह जहरीली डूक्यूई से बहुत परिचित था।
हालांकि पहले अपनी केंद्रित अवस्था में यह उसके दिमाग में नहीं आया था। अब फामा की याद दिलाने पर उसे तुरंत परिचित अनुभूति याद आ गई। जहर की तकनीक, क्या तुम चुयुन साम्राज्य से हो? चुयुन साम्राज्य में कोई महिला संप्रदाय गुरु नहीं है न? जिया जिंगतियान की निगाहें भयंकर हो गई और उसने जियाओ यीजियान को घूरते हुए देखा। उसकी आवाज तीखी थी। हाँ, बूढ़े आदमी, सिर्फ इसलिए कि तुम चुयुन साम्राज्य में किसी महिला संप्रदाय गुरु के बारे में नहीं जानते, इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ कोई नहीं है। तुम बस बहुत अज्ञानी हो। जियाओ यीजियान ने हल्के से ठहाका लगाया। उसे जहर गुरु होने के उनकी संदेह से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। अपनी मौजूदा ताकत के साथ भले ही फामा और है बोडोंग युद्ध में जिया जिंगतियान के साथ शामिल हो जाएं, उसके पास उनसे डरने का कोई कारण नहीं होगा। ठीक है, चूंकि तुम जहर गुरु होने की बात स्वीकार करते हो, तो तुम हमें जियामा साम्राज्य की अपनी यात्रा का उद्देश्य भी बता सकते हो? फामा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मेरा उद्देश्य स्वाभाविक रूप से यह अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में भाग लेना है। क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए बाहर करने की योजना बना रहे हो क्योंकि मैं एक जहर मास्टर हूँ, जबकि प्रतियोगिता कथित तौर पर सभी कीमियागरों के लिए खुली है? जियाओ यीजियान ने उपहास किया। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर फामा का चेहरा काला पड़ गया। एक लंबे विराम के बाद उसने धीरे से कहा, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम राजधानी में अच्छा व्यवहार करोगे, हम तुम्हारा खुले दिल से स्वागत करेंगे। हालांकि जिया जिंगतियान उलझन में दिखाई दिया। चुयुन साम्राज्य लंबे समय से जियामा साम्राज्य के साथ मतभेद में था, जिसमें अक्सर युद्ध छिड़ जाते थे। एक प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र के दू सम्राट को राजधानी में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देने से अनियंत्रित परिणाम हो सकते थे। कुछ विचार विमर्श के बाद जिया जिंगतियान ने जियाओ यीजियान के खिलाफ कार्रवाई करने से बचने का फैसला किया, लेकिन उसने एक सख्त चेतावनी जारी की, तुम्हें बेहतर व्यवहार करना चाहिए, या मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम कभी भी जियामा साम्राज्य को न छोड़ो। मैं जो करता हूँ वह तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम मुझे उकसाओगे तो तुम परिणामों को झेल नहीं पाओगे। जिया जिंगतियान की धमकी के जवाब में जियाओ यीजियान ने अपना नाजुक सफेद हाथ उठाया, हवा में एक छोटा सा इशारा किया और फिर दूर चली गई। अब उसने तीनों पुरुषों पर ध्यान नहीं दिया। अध्याय का अंत। अध्याय 383, टूर्नामेंट से पहले की तैयारियां। फामा की रात में जियाओयान से मुलाकात। जियाओ यीजियान को धीरे धीरे नजरों से ओझल होते हुए देखते हुए जिया जिंगटिन, फामा और हाई बोडोंग अपनी जगह पर ही जड़वत खड़े रहे और उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद जिया जिंगटिन अचानक फामा की ओर मुड़ी और बोली, फामा, उसके जैसी कोई, शायद एक प्राचीन राक्षस, अल्केमिस्ट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। तुम्हें जरूर चिंता होनी चाहिए। अगर वह चैंपियनशिप जीत जाती है तो जियामा साम्राज्य में तुम्हारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। बूढ़ी जिया, जहां तक मैं देख सकता हूँ तुम मुझसे ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं हो। उस व्यक्ति की ताकत तुम्हारी ताकत के बराबर है और न तो मैं और न ही ओराइस उसका मुकाबला कर सकते हैं। यही कारण है कि तुमने कोई और कदम नहीं उठाया है न? अगर वह शाही राजधानी में हंगामा मचाती है तो तुम्हारे शाही परिवार को सिरदर्द होगा। जिया जिंगटिन की बातें सुनकर फामा ने गहरी सांस ली। जिया जिंगटिन का चेहरा काला पड़ गया और उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं जल्द से जल्द चुयुन साम्राज्य में किसी को उसकी पहचान की जांच करने के लिए भेजूंगा। अगर वह इस दौरान राजधानी में गड़बड़ी फैलाने की हिम्मत करती है तो भले ही मुझे गंभीर चोट लग जाए, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह यहीं रहे। सहमत। जिया जिंगटिन के गुस्से भरे शब्दों को सुनकर फामा ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, बूढ़ी जिया, मैंने पहले जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे बस इस बात की चिंता थी कि अगर यह मामला बढ़ गया तो कल तक पूरी राजधानी में अफवाहें फैल जाएंगी कि जियामा अल्केमिस्ट एसोसिएशन ने चैंपियनशिप में धांधली करने के लिए प्रतियोगियों को नुकसान पहुंचाया है। एक बार टूर्नामेंट खत्म हो जाने के बाद हमारा अल्केमिस्ट एसोसिएशन इस रहस्यमयी महिला से निपटने में आपका पूरा समर्थन करेगा। फामा के बोलने के बाद हाई बोडोंग ने भी कहा, अगर वह वाकई जियामा साम्राज्य को धमकी देती है तो मैं अपनी पूरी ताकत से कार्रवाई करूंगा। ठीक है, तब मैं मदद के लिए आप दोनों बूढ़े साथियों पर भरोसा करूंगा। फामा और हाई बोडोंग के बयानों को सुनने के बाद जिया जिंगटिन की अभिव्यक्ति आखिरकार नरम पड़ गई। बूढ़ी जिया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई चूक न हो, मेरा सुझाव है कि आप कल टूर्नामेंट के बाद युनलैंड संप्रदाय का दौरा करें और गुहे से मिलें। अचानक ये सुझाव देने से पहले हाई बोडोंग एक पल के लिए झिझका। गुहे? उसे अभी क्यों लाया गया? क्या आपको लगता है कि वह इस मामले में कोई मदद कर सकता है? हाँ, गुहे शायद छठे दर्जे का कीमियागर हो, लेकिन उसकी साधना केवल एक डूकिंग की है। वह संभवतः क्या मदद कर सकता है? हालांकि मैंने नालन जी से सुना है कि युनलैंड संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु यून ने पिछले कुछ वर्षों में ताकत में बहुत प्रगति की है। जिया जिंगटिन और फामा दोनों ने हाई बोडोंग के सुझाव पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। मानो या न मानो, गुहे की असली ताकत वह नहीं है जो दिखती है, और ये केवल लियू लिंग ही नहीं है जिसके पास स्वर्गीय ज्वाला है। गुहे के पास जो है वह शायद उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। हाई बोडोंग ने गुहे के रहस्य का खुलासा किया ताकि उन्हें यकीन दिलाया जा सके। क्या गुरु और शिष्य दोनों के पास स्वर्गीय ज्वालाएं हैं? जिया जिंगटिन और फामा के पास हाई बोडोंग के शब्दों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था और दोनों ही बहुत हैरान थे। मैंने शुरू में सोचा था कि लियू लिंग अपने प्रशिक्षण के दौरान ग्रीन लॉर्ड्स को फ्लेम पर बस ठोकर खा गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गुहे ने अपने प्रिय शिष्य को एक खजाना उपहार में दिया होगा। फामा ने अपने शुरुआती सदमे से उबरते हुए अनुमान लगाया। इस बीच जिया जिंगटिन अभी भी हाई बोडोंग के शब्दों पर विचार कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने संकोच से पूछा, बूढ़ी बर्फ, क्या तुम्हें लगता है कि गुहे की ताकत तुमसे ज्यादा है? हाई बोडोंग ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, उसकी गहराई था है। मैं उसकी सटीक साधना का निर्धारण नहीं कर सकता, लेकिन वह संभवतः आपके बराबर है, डू पूर्वज तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर। उस स्थिति में मुझे निश्चित रूप से गुहे से मिलने का अवसर मिलना चाहिए। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद जियामा साम्राज्य के 3 प्रभावशाली व्यक्ति रात के अंधेरे में बिखर गए।
जियाजिंगटियन और है बोडोंग से अलग होने के बाद फामा ने अपने अधीनस्थों से एक सुराग का अनुसरण किया, अंततः जियाओयान के निवास को खोज निकाला। फामा के दिमाग में कल के अल्केमिस्ट टूर्नामेंट के लिए उस रहस्यमय काले वस्त्र वाले व्यक्ति से मुकाबला करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति लियू लिंग के अलावा, जो पहले ही उनलैन संप्रदाय के लिए निकल चुका था, जियाओयान था। इस प्रकार उसने जियाओयान से पहले ही मिलने का फैसला किया ताकि उसे कुछ निर्देश दे सके। जब फामा जियाओयान की सराय के बाहर पहुंचा था तो जियाओयान ने याओ लाओ के इशारे से उसकी उपस्थिति को पहले ही भांप लिया था। हालांकि जियाओयान ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया हो। थोड़ी देर में जियाओयान के कमरे के बाहर से एक बुजुर्ग की खांसी की आवाज गूंजी। ये फामा था। खांसी खांसी, मेरे युवा मित्र यान जियाओ, ये बूढ़ा व्यक्ति बिना बुलाए आया है और आपसे कुछ चर्चा करना चाहता है। फामा की बातें सुनकर जियाओयान के चेहरे पर थोड़ी उलझन दिखी। यह देखते हुए कि फामा ने दिन के दौरान याओ लाओ की उपस्थिति को भांप लिया था, जियाओयान कुछ हद तक सतर्क रहा। हालांकि जियामा साम्राज्य के किमियागर संघ के अध्यक्ष के रूप में फामा व्यक्तिगत रूप से आए थे और जियाओयान के पास मना करने का कोई अच्छा कारण नहीं था। क्रेग, राष्ट्रपति फामा, आपकी यात्रा यान जियाओ के लिए सम्मान की बात है। कृपया अंदर आएं। याओ लाओ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जियाओयान ने धीरे से दरवाजा खोला और फामा को अपने कमरे में आमंत्रित किया। मेज के पास बैठे जियाओयान ने जल्दी से फामा के लिए एक कप चाय डाली। फामा ने इस साधारण सराय की चाय की परवाह न करते हुए एक घूंट लिया। उसकी नजर जियाओयान पर टिकी रही और वह मुस्कुराया और बोला, युवा मित्र यान जियाओ, सच में युवावस्था से ही नायक निकलते हैं। इस साल के अल्केमिस्ट टूर्नामेंट के लिए आप संभवतः चैंपियनशिप के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं। बूढ़े फा, तुम मेरी चापलूसी करते हो। फामा की प्रशंसा के बावजूद जियाओयान विनम्र रहा और गंभीरता से जवाब दिया, अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, जब तक कि मेरी क्षमताओं के भीतर है, यान जियाओ मना नहीं करेगा। हे, मुझे यकीन है कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके हैं। मेरी यात्रा मुख्य रूप से कल के फाइनल के बारे में है, फामा ने मुस्कुराते हुए कहा। फाइनल? जियाओयान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, आज सुबह उस काले वस्त्र वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि हो गई है, वह चुयुन साम्राज्य से है, फामा ने स्पष्ट रूप से कहा। चुयुन साम्राज्य से कोई? बूढ़े फा, क्या आप चिंतित हैं कि चुयुन साम्राज्य का व्यक्ति जियामा अल्केमिस्ट टूर्नामेंट की चैंपियनशिप ले सकता है? जियाओयान ने तुरंत फामा की चिंताओं को समझ लिया। बिल्कुल, सिर हिलाते हुए फामा ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और सोच समझकर कहा, मैं आज रात यहाँ कल की प्रतियोगिता को थोड़ा और सुरक्षित बनाने के लिए आया हूँ। अगले दौर के परीक्षण में कोई छिपी हुई चाल नहीं है, ये पूरी तरह से प्रत्येक प्रतियोगी के असली कौशल और तुरुप के पत्तों पर निर्भर करेगा। उस दौर में आपको अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। सामग्री सहित सब कुछ आपको खुद ही तैयार करना होगा। इसका मतलब है कि गिल्ड कोई भी फॉर्मूला प्रदान नहीं करेगा। आपके संग्रह में आपकी सीमाओं से मेल खाने वाली सही रेसिपी है या नहीं, यह आपके अपने संसाधनों पर निर्भर करेगा। और अगर आपके पास कोई रेसिपी है भी, तो भी आपको गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी। अगर नहीं, तो यह आपकी तरफ से सिर्फ दुर्भाग्य होगा। फामा ने अपने हाथ फैलाए और शरारती ढंग से हंसे। अध्याय का अंत। अध्याय 384। अंतिम परीक्षा शुरू होती है। लानत है। एक पल के बाद जियाओयान खुद को कोसने से नहीं रोक सका। अगर फामा ने आज उसे पहले से नहीं बताया होता तो कल की परीक्षा के लिए वह उच्चतम स्तर की गोली की रेसिपी का इस्तेमाल कर सकता था, जो याओ लाओ ने उसे पहले सिखाई थी। हालांकि ऐसे निम्न स्तर के व्यंजनों के साथ अन्य प्रतियोगियों के संग्रह को पार करना लगभग असंभव होगा। इसके अलावा तथ्य यह है कि प्रतियोगिता के लिए आवश्यक सामग्री खुद ही उपलब्ध करानी थी, जिसने जियाओयान को मुश्किल में डाल दिया। हालांकि जियाओयान को अब फामा से यह जानकारी पता थी और याओ लाओ उसे रातों रात ये 4 गोली की रेसिपी सिखा सकते थे, लेकिन रेसिपी के मुद्दे को हल करना आसान था। लेकिन उसे आवश्यक सामग्री कहाँ से मिलेगी? हालांकि यह परीक्षा कुछ हद तक भाग्य पर निर्भर करती है, लेकिन भाग्य भी व्यक्ति की ताकत का एक हिस्सा है ना? फामा ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि कल के लिए आपके पास कुछ कमी तो नहीं है। अगर आपके पास ये 4 गोली की रेसिपी नहीं है तो ये बूढ़ा आदमी एक दे सकता है, साथ ही जरूरी सामग्री के 2 पूरे सेट भी दे सकता है। बेशक अगर आपके पास पहले से ही टियर 4 की कोई जानी पहचानी रेसिपी है, लेकिन उसमें सामग्री की कमी है, तो मैं उसमें भी मदद कर सकता हूँ। जरूरी सामग्री के साथ टियर 4 रेसिपी देना। फामा की पेशकश सुनकर जियाओयान खुद को लुभाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि याओ लाओ भी टियर 4 रेसिपी दे सकता था, लेकिन मुफ्त ऑफर को न स्वीकार करना मूर्खता होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जवाब दिया, बूढ़े फा, मेरे पास टियर 4 रेसिपी या सामग्री नहीं है। जियाओयान की प्रतिक्रिया देखकर फामा की आंखों के कोने में एक बमुश्किल ध्यान देने योग्य मुस्कान चमक उठी। फिर उसने धीरे से कहा, टियर 4 रेसिपी और सामग्री कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आधार यह है कि आपको इसे परिष्कृत करने का आत्मविश्वास होना चाहिए। मुझे नुस्खा के ग्रेड और विशिष्ट आवश्यकताओं को जानना होगा। जियाओयान ने थोड़ा अनिश्चित महसूस करते हुए उत्तर दिया। अपने वर्तमान स्तर पर टियर 3 गोलियों को परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन टियर 4 गोलियों को परिष्कृत करना अधिक कठिन था, जिसकी सफलता दर काफी कम थी। ये नुस्खा केवल टियर 4 वाला हो सकता है, लेकिन इसका मूल्य टियर 5 नुस्खा के बराबर है या उससे भी अधिक है। फामा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने अपनी स्टोरेज रिंग को हल्के से थपथपाया और उसके मुरझाए हुए हाथ में एक जेट ब्लैक स्क्रॉल दिखाई दिया। यहाँ एक नजर डालें, मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएगा। फामा ने मुस्कुराते हुए प्राचीन स्क्रॉल को जियाओयान को सौंप दिया। जियाओयान ने दोनों हाथों से स्क्रॉल को ध्यान से स्वीकार किया और धीरे धीरे इसे खोला। इसकी सतह पर दर्ज जानकारी को स्कैन किया। थरीमार्क ग्रीन स्पिरिट पिल, टियर 4 पिल। एक नियमित थरीमार्क ग्रीन स्पिरिट पिल एक डू प्रैक्टिशनर को डू ग्रैंडमास्टर बनने के लिए बाधा को तोड़ने में मदद कर सकती है। यदि कोई डू ग्रैंडमास्टर इसका सेवन करता है तो इसे उनकी ताकत 1 स्टार तक बढ़ने की थोड़ी संभावना होती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के जोखिम के।
थरी मार्क ग्रीन स्पिरिट पिल 3 ग्रेड में आती है। प्रत्येक ग्रेड को गोली की सतह पर गोली की रेखाओं के एक चक्र द्वारा चिन्हित किया जाता है। यदि 3 रेखाएं बनती हैं तो यह उच्चतम ग्रेड है। जब डू ग्रैंड मास्टर स्तर से नीचे के किसी व्यक्ति द्वारा लिया जाता है तो इसे सावधानी के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि कोई डू ग्रैंड मास्टर यह गोली लेता है तो थोड़े समय के लिए 3 सितारा शक्ति प्राप्त करने का मौका होता है, लेकिन बैकलैश का जोखिम भी होता है जो संभावित रूप से उनकी ताकत को 1 या 2 सितारों से कम कर सकता है। हालांकि बैकलैश जीवन के लिए खतरा नहीं होगा। थरी मार्क ग्रीन स्पिरिट पिल के उच्चतम ग्रेड को परिष्कृत करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता होगी। जैसे ही जियो यान ने स्क्रॉल पर विवरण पढ़ा, उसका उत्साह बढ़ गया। हालांकि वह अभी भी याओ लाओ की राय सुनना चाहता था। शिक्षक, आप इस गोली के नुस्खे के बारे में क्या सोचते हैं? जियो यान ने रिंग के माध्यम से याओ लाओ से संवाद किया। छोटे यान, फामा अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। ये थरी मार्क ग्रीन स्पिरिट पिल टियर 4 की सबसे अच्छी गोलियों में से एक है और यह वास्तव में टियर 5 रेसिपी के बराबर है। कल की प्रतियोगिता के लिए मेरा सुझाव है कि आप इसे आजमाएं। भले ही आप 3 लाइनों वाली उच्चतम ग्रेड की गोली को परिष्कृत न कर पाएं, फिर भी आपको पहला स्थान जीतने में सक्षम होना चाहिए। याओ लाओ ने अपनी स्वीकृति देते हुए उत्तर दिया। ठीक है, मैं आपकी सलाह का पालन करूंगा गुरु, जियाओ यान ने जवाब दिया। जैसे ही जियाओ यान ने स्क्रॉल की सामग्री को पढ़ना समाप्त किया, उसके हाथों में जेट ब्लैक स्क्रॉल अचानक राख में बदल गया। ये गोली नुस्खा फामा की एक सरलीकृत प्रतिलिपि थी और इसे केवल एक बार पढ़ा जा सकता था, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि यह बाद में राख में क्यों बदल गया। तो इसे परिष्कृत करने के बारे में आप कितने आश्वस्त हैं? फामा ने चिंता से पूछा, ये जानते हुए कि जियाओ यान ने नुस्खा पढ़ना समाप्त कर दिया था। लगभग 50%, जियाओ यान ने एक स्पष्ट अनुमान दिया। 50%, ये थोड़ा कम है, फामा ने जियाओ यान की प्रतिक्रिया सुनकर खुद से कहा। हालांकि उसने अपने विचारों को प्रकट नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने बस इतना कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। उस काले वस्त्र वाले व्यक्ति को दबाना सुनिश्चित करें। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, ओरफा, जियाओ यान ने सहजता से उत्तर दिया। सहायता प्राप्त करने के बाद वह शर्मीला नहीं बनने वाला था। फामा के दिल में लियूलिंग अभी भी चैंपियनशिप के लिए सबसे मजबूत दावेदार था। वह केवल ये सुनिश्चित करने के लिए जियाओ यान के पास आया था कि चीजें यथासंभव सुचारू रूप से चले। कुछ अंतिम निर्देश देने के बाद फामा ने अपनी स्टोरेज रिंग से थरी मार्क ग्रीन स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्रियों के 2 सेट निकाले और उन्हें जियाओ यान को विदाई देने से पहले सौंप दिया। गोली के फॉर्मूले को याद करने के बाद जियाओ यान ने रात के बाकी समय को शोधन प्रक्रिया पर विचार करते हुए बिताया। ... अगली सुबह जैसे ही आसमान में रोशनी होने लगी, हलचल भरा शहर एक विशाल मशीन की तरह जीवंत हो उठा, जो एकदम सही लय में काम कर रही थी। सड़कों पर भागते हुए लोगों ने इस विशाल मशीन में ऊर्जा भर दी। उस दिन शहर में सबसे अधिक भीड़भाड़ और जीवंत जगह आश्चर्यजनक रूप से विशाल रॉयल प्लाजा थी। कल की प्रतियोगिता ने दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ी थी और अधिक से अधिक लोग रोमांचकारी कीमिया प्रतियोगिता की ओर आकर्षित हुए थे। भले ही आसमान मुश्किल से चमक रहा था, लेकिन रॉयल प्लाजा के बाहर का क्षेत्र पहले से ही लोगों के समुद्र से भरा हुआ था। उनके सिर एक काले द्रव्यमान का निर्माण कर रहे थे जहां तक आंखें देख सकती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बादलों के बीच से सूरज की एक किरण निकली, जिसने विशाल शहर पर अपनी रोशनी डाली। जब सूरज आखिरकार उगाया तो रॉयल प्लाजा के कसकर बंद किए गए दरवाजे धीरे धीरे खुले और बाहर की भीड़ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी। जब जियाओ यान प्लाजा में पहुंचा और प्रवेश द्वार पर लंबी लाइन देखी तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर असहाय होकर अपना सिर हिलाने लगा। उसने आह भरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज की भीड़ कल से भी ज्यादा पागल होगी। भाई यान जियाओ। जैसे ही जियाओ यान लंबी लाइन को देख रहा था, नालन जी अचानक उसके बगल में आ गई। मार्शल नालन, जियाओ यान ने स्वीकृति में थोड़ा सिर हिलाया। मेरे साथ आओ। एक प्रतियोगी के रूप में आपको नियमित लाइन में कतार में लगने की जरूरत नहीं है। नालन जी ने इधर उधर देखा और जियाओ यान को इशारा किया, फिर उसे प्लाजा के एक अलग प्रवेश द्वार की ओर ले गया। अध्याय का अंत। अध्याय 385। नालन यानरान प्रकट होता है। आश्चर्यजनक अंतिम नियम। नालन जी के पीछे पीछे जियाओ यान कुछ दूर चला गया और धीरे धीरे शोर कम हो गया। एक कोने को पार करने के बाद जियाओ यान ने पाया कि चौक के पीछे एक और साइड गेट था। इस गेट के बाहर 100 से ज्यादा पूरी तरह से हथियारबंद सैनिक तैनात थे, जो प्रवेश द्वार को मजबूती से रोक रहे थे। नालन मार्शल। जैसे ही नालन जी जियाओ यान को गेट के पास ले गए, ड्यूटी पर मौजूद सभी सैनिकों ने सम्मानपूर्वक सलामी दी। सैनिकों की अनदेखी करते हुए नालन जी ने जियाओ यान को गेट के अंदर ऐसे ले जाया जैसे कोई आसपास न हो। सैनिक उन्हें पहचानते हुए लग रहे थे, क्योंकि कोई भी उनके मार्ग को बाधित करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। अंदर जाने के बाद जियाओ यान कुछ देर तक आगे बढ़ता रहा, जब तक कि उसका नजरिया अचानक चौड़ा नहीं हो गया। उसने ऊपर देखा और पाया कि कल मूल्यांकन के 2 दौर पास करने वाले कई प्रतिभागी पहले से ही चौक में इकट्ठा हो चुके थे। 2 या 3 के समूहों में बातचीत कर रहे थे। जियाओ यान ने कई बार भीड़ को देखा, लेकिन लियूलिंग या छोटी राजकुमारी को नहीं देखा। आह भरते हुए उसने धीरे से वीआईपी स्टैंड की ओर देखा। जिस क्षण उसने देखा, उसकी निगाहें जम गईं। उसकी नजर में लियूलिंग के बगल में एक सुंदर आकृति खड़ी थी, जो हल्के नीले रंग की पोशाक पहने हुए थी। नालन यानरान। जियाओ यान का दिल धड़क उठा। 3 साल के समझौते के बाद से यह पहली बार था जब उसने नालन यानरान को देखा था। वह लियूलिंग पहले से ही मेरी पहचान जानता है, और चूंकि वह नालन यानरान के बहुत करीब है, इसलिए शायद उसे पता हो कि मैं राजधानी में आ चुका हूँ। अवर्णनीय भावनाओं की लहर महसूस करते हुए जियाओ यान ने एक कदम आगे बढ़ाया, चौक में चलने का इरादा किया। उस समय छोटी राजकुमारी, जिसने पिछले दिन उसके साथ प्रतियोगिता में भाग लिया था, ने उसके आगमन को देखा। वह मुड़ी और एक चमकदार मुस्कान के साथ आए और बोली, मिस्टर यानिक जियाओ, आप यहाँ बहुत जल्दी आ गए। छोटी राजकुमारी के अभिवादन ने तुरंत दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। वीआईपी स्टैंड में कई लोगों ने अपनी आंखें जियाओ यान की ओर घुमाई, जिनमें नालन यानरान भी शामिल थे।
जब नालन यानरान ने उसकी दिशा में देखा तो ज़ियाओयान को अचानक थोड़ा घबराहट महसूस हुई। सौभाग्य से नालन यानरान ने केवल एक नजर डाली और जल्दी से वापस मुड़ गई। लियू लिंग के साथ अपनी बातचीत जारी रखी। उसकी प्रतिक्रिया, ऐसा लगता है कि वह अभी तक मेरी पहचान नहीं जानती है। उसकी प्रतिक्रिया से राहत महसूस करते हुए ज़ियाओयान ने सांस छोड़ते हुए अनुमान लगाया, आह छोटी राजकुमारी, आप भी देर से नहीं आई हैं। अपने संक्षिप्त विराम के बाद ज़ियाओयान ने धीरे से छोटी राजकुमारी याओयू के आकस्मिक अभिवादन का जवाब दिया। हाँ, भाई यानिक सियाओ, मैं तुम्हें अभी यहीं छोड़ता हूँ। प्रवेश करने पर नालन जी ने वीआईपी सीटों पर लियू लिंग के बगल में नालन यानरान को भी खड़ा देखा। नालन यानरान को ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ देखकर नालन जी की अभिव्यक्ति जटिल हो गई, हालांकि ज्यादातर प्रसन्न थी। नालन जी के जाने के बाद ज़ियाओयान अपने रिंग में रहने वाले शिक्षक याओ लाओ से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, गुरु, क्या आप नालन यानरान के वर्तमान साधना स्तर का अनुमान लगा सकते हैं? ऐसा लगता है कि वह किसी तरह का खजाना लेकर जा रही है जो उसकी पूरी आभा को छुपाता है। अभी के लिए मैं भी उसके स्तर को नहीं समझ सकता, याओ लाओ ने ज़ियाओयान के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तभी कई प्रमुख व्यक्ति फामा, जिया जिंगतियान और हेबोडोंग ज़ियाओयान के पास दिखाई दिए और धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। मंच पर पहुंचने पर तीनों ने वीआईपी सीटों पर बैठे लोगों पर एक नजर डाली और फिर नीचे भीड़ की ओर देखने लगे। चुयुन साम्राज्य की रहस्यमयी आकृति अभी तक नहीं दिखी। भीड़ को स्कैन करने के बाद फामा को लिटिल डॉक्टर इमोर्टल नहीं दिखाई दिया और वो कुछ हैरान दिखी। अरे वाह, क्या हम सब उसकी चाल में फंस गए हैं? क्या वह यहाँ इकट्ठा होकर दूसरी योजनाएं बनाने की योजना बना रही है? जिया जिंगतियान ने उत्सुकता से अनुमान लगाया। तुम दोनों किस बात से चिंतित हो? देखो, वह पहले से ही यहाँ है। जैसे ही जिया जिंगतियान और फामा के चेहरे पर चिंता देखी, हेबोडोंग ने चौक में एक निश्चित स्थान की ओर इशारा किया और शांति से बोला। हेबोडोंग के निर्देश का पालन करते हुए जिया जिंगतियान और फामा की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। वह यहाँ कब आए? अभी। वह एक क्षण पहले वहां नहीं थी और पलक झपकते ही वो किसी तरह चौक के ठीक बीच में प्रकट हो गई। उस समय न केवल ये दो बुजुर्ग जो काले वस्त्र पहने व्यक्ति को ध्यान से देख रहे थे आश्चर्यचकित थे, बल्कि चौक को देख रहे कई दर्शक भी सवालों से भरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि यह रहस्यमय व्यक्ति वास्तव में कब प्रकट हुआ था। अपनी उपस्थिति को छिपाने में इस व्यक्ति का कौशल उल्लेखनीय है। राजधानी में एक संभावित खतरा है। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को हमने जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा था वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। जिया जिंगतियान मदद नहीं कर सका, लेकिन आंखें भरते हुए उसकी नजर मंच पर लिटिल डॉक्टर इमोर्टल पर टिकी हुई थी। मुझे उम्मीद है कि लियू लिंग और यानिक सियाओ अपनी जगह बनाए रख सकते हैं। हम चुयुन साम्राज्य के इस व्यक्ति को चैंपियनशिप पर कब्जा करने नहीं दे सकते। फामा ने मन ही मन प्रार्थना की। जैसे जैसे समय बीतता गया, लियू लिंग, ज़ियाओयान और छोटी राजकुमारी सहित और भी प्रतिभागी धीरे धीरे चौक में प्रवेश करते गए। जो लोग अब तक पहुंच चुके थे वे सभी बैठ गए थे, खुद को केंद्रित कर रहे थे और अपनी स्थिति को समायोजित कर रहे थे। जो बचे थे उनमें काफी ताकत और धैर्य था। कोई भी मामूली चूक के कारण मूल्यांकन के इस अंतिम दौर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। जैसे जैसे सूरज की तपिश आसमान में ऊपर चढ़ती गई, चौक के दोनों ओर पहले से ही घनी भीड़ भरी हुई थी। डोन, एक निश्चित क्षण में चौक के ऊपर एक तीखी घंटी गूंजी। जब घंटी बजी तो ज़ियाओयान, जो बंद आंखों से ध्यान कर रहा था, ने धीरे से आंखें खोली, अपनी छाती के भीतर की बासी हवा को बाहर निकाला, खड़ा हुआ और वीआईपी मंच पर फामा की स्थिति की ओर देखा। अहम, ऊंचे मंच पर खड़े होकर फामा ने धीरे से अपना गला साफ किया, अपनी नजर चौक पर घुमाई। एक संक्षिप्त विराम के बाद शोर धीरे धीरे कम हो गया। उसकी वृद्ध लेकिन स्थिर आवाज सभी के कानों में गूंज रही थी। आज का मूल्यांकन टूर्नामेंट का सबसे महत्वपूर्ण दौर है। अंतिम विजेता को इस प्रतियोगिता का चैंपियन घोषित किया जाएगा। इसलिए अपने सभी प्रयासों के लिए आज अपना सब कुछ दे दो। दहाड़ हो, दहाड़ हो, दहाड़ हो। जैसे ही फामा ने बोलना समाप्त किया, बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों ने जयकारे लगाए और गगनभेदी गर्जना से हवा हिल गई। जैसे ही फामा की नजर चौक पर पड़ी, उसने अपने हाथ थोड़े ऊपर उठाए और गड़गड़ाहट का शोर धीरे धीरे कम हो गया। उसकी शक्तिशाली आवाज लंबे समय तक चौक पर गूंजती रही। इस तीसरे दौर के लिए गिल्ड प्रतिभागियों को कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। सब कुछ पूरी तरह से आपके अपने कौशल पर निर्भर होना चाहिए, जिसमें नुस्खा, सामग्री और इसी तरह की अन्य चीजें शामिल हैं। इसका मतलब है कि आवंटित समय के भीतर आपको अपनी क्षमताओं के भीतर एक गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करना होगा। अंतिम विजेता स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा बनाई गई गोली के स्तर और व्यवहारिक मूल्य से निर्धारित होगा। अध्याय 386, याओ लाओ, ज़ियाओयान, कड़ाही सिर्फ एक औजार है। जैसे ही यह घोषणा उनके कानों में गूंजी, चौक में मौजूद ज्यादातर प्रतियोगी अचानक परीक्षा की जरूरतों से चौंक गए। कुछ देर के सदमे के बाद उनमें से कुछ का चेहरा पीला पड़ने लगा। ये स्पष्ट था कि इन व्यक्तियों ने उचित नुस्खा या पर्याप्त औषधीय सामग्री तैयार नहीं की थी। इनके बिना उन्हें नई श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करना होगा, जिससे उनके हारने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि ज़ियाओयान ने फामा से परीक्षा के विषय के बारे में पहले ही जान लिया था, फिर भी उसने थोड़ा चौंकने का नाटक किया। इस तरह की अप्रत्याशित रूप से चुनौतीपूर्ण परीक्षा में शांत भाव बनाए रखना आसानी से पक्षपात का संदेह पैदा कर सकता था। अपने भावों को नियंत्रित करते हुए ज़ियाओयान ने जल्दी से चारों ओर नजर घुमाई। उसने देखा कि हालांकि छोटी राजकुमारी और लियू लिंग शुरू में परीक्षा की जरूरतों से हैरान थे, लेकिन वे जल्द ही ठीक हो गए। उनके भावों में घबराहट के कोई संकेत नहीं दिखे। प्रभावशाली पृष्ठभूमि, ज़ियाओयान ने सोचा। हालांकि इस परीक्षा ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि यह उनकी क्षमताओं में बहुत बाधा नहीं डालती है। अब जब सभी को परीक्षा के नियमों से परिचित हो गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मंच पर फामा ने धीरे से अपना हाथ उठाया और फिर एक सूक्ष्म गति से उसे नीचे कर दिया। उनकी शांत आवाज पूरे चौक में गूंज उठी। मूल्यांकन का तीसरा दौर अब शुरू होता है। जैसे ही फामा की आवाज कम हुई, चौक में हल्की सी बड़बड़ाहट तुरंत शांत हो गई।
दर्शकों में अनगिनत आंखें नीचे विशाल चौक में दर्जनों प्रतियोगियों पर टिकी थी, जो उनके प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चौक पर फामा की घोषणा के बाद लगभग कोई भी प्रतियोगी नहीं हिला। इसके बजाय वे चुप रहे, प्रत्येक गहरी सोच में डूबा हुआ था, मूल्यांकन के लिए अपने दृष्टिकोण पर विचार कर रहा था। लगभग 10 मिनट की चुप्पी के बाद छोटी राजकुमारी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसके हाथ की एक लहर के साथ पत्थर के मंच पर एक प्राचीन नीली कड़ाही दिखाई दी, जिसमें एक हल्की शक्तिशाली आभा थी। कड़ाही को मंच पर बैठते हुए सुनकर ज़ियाओयान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए नजर डाली। वह जिस कड़ाही का इस्तेमाल कर रही थी वह कल इस्तेमाल की गई कड़ाही से अलग थी। इससे निकलने वाली आभा को देखते हुए इस कड़ाही की गुणवत्ता उसके अपने गहरे लाल रंग की कड़ाही से कहीं बेहतर थी। तस्क तस्क, जया बूढ़े आदमी, तुम्हारा शाही परिवार निश्चित रूप से पीछे नहीं हटता। तुम तो एज और फ्लेम कॉर्ड्रॉन भी लाए हो। ये 5वीं श्रेणी की औषधीय कड़ाही है। मुझे याद है कि कई सालों पहले 4थी श्रेणी के कई कीमियागर इसके लिए लड़े थे। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। छोटी राजकुमारी को एज और कॉर्ड्रॉन बुलाते हुए देखकर फामा आश्चर्य से हंस पड़ी। हाँ, मैं खुद इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। सबसे ज्यादा संभावना है कि उस लड़की ने अपने पिता से तब तक भीख मांगी होगी जब तक कि उन्होंने उसे उधार नहीं दे दिया। जिया जिंगतियान ने एक सहज मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। इसके साथ ही उसने और फामा ने अपनी नजरें लियूलिंग की ओर घुमाई। उस समय लियूलिंग के सामने पत्थर के मंच पर लगभग आधा मीटर ऊंची एक लाल औषधीय कड़ाही खड़ी थी। कड़ाही का रंग गहरा लाल था और उस पर हल्की झिलमिलाती रोशनी थी। आधार के पास 4 भयावह सांपों के सिर जटिल विवरण में उकेरे गए थे। सांपों के खुले मुंह ने 4 परस्पर जुड़ी हुई अग्नि नहरें बनाई। नहरें अंदर की ओर बढ़ने पर घुमावदार और संकरी हो गईं, जो एक विस्तृत आंतरिक डिजाइन का सुझाव देती हैं। कड़ाही के शीर्ष पर एक विशाल सांप गहरे लाल रंग के ढक्कन को बनाने के लिए कुंडलित था। ढक्कन पर एक अनोखा उद्घाटन विशेष रूप से सामग्री जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। बर्फ चांदी से बारीकी से तैयार किए गए ढक्कन पर छोटे छोटे छेद बिखरे हुए थे, जो ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए वेंटिलेशन का काम करते थे, अन्यथा कड़ाही फट सकती थी। कड़ाही के बीच के हिस्से में शुद्ध बर्फ के क्रिस्टल से तैयार एक पारदर्शी दर्पण लगा हुआ था, जिससे गोली शोधन प्रक्रिया के दौरान अंदर होने वाली हर चीज का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था। जादुई जानवरों की जटिल और शानदार नक्काशी कड़ाही की सतह को सुशोभित करती थी, जो इतनी सजीव दिखाई देती थी कि वे लगभग जीवित लग रहे थे। ये देखकर जया जिंगतियान ने आह भरी। लियूलिंग की कड़ाही वास्तव में असाधारण है। ये राजकुमारी याओयू की कड़ाही से कहीं बेहतर प्रतीत होती है। ये वास्तव में उल्लेखनीय है। क्रिम्सन सरपेंट कड़ाही नामक ये कड़ाही गुही द्वारा अप्रत्याशित रूप से लियूलिंग को उपहार में दी गई थी। फामा ने जिया जिंगतियान की भावना को दोहराया, जो स्पष्ट रूप से प्रसन्न थी। गुही की इतनी भारी मात्रा में निवेश करने की इच्छा ने लियूलिंग की जीत की संभावनाओं को और भी बढ़ा दिया। कीमिया की दुनिया में एक अच्छी कड़ाही कीमियागर को बहुत सहायता प्रदान करती है, जिससे गोली शोधन की सफलता दर में बहुत वृद्धि होती है। निम्न गुणवत्ता वाली कड़ाही अक्सर उच्च तापमान का सामना नहीं कर पाती, जिससे कभी कभी प्रक्रिया के दौरान अचानक विस्फोट हो जाता है। इस प्रकार कड़ाही को 1 से 8 तक, सबसे कम से सबसे अधिक तक, बारीक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। 8वीं श्रेणी से ऊपर कुलीन स्वर्गीय कड़ाही सूची है, जो कि कड़ाही का एक स्तर है, जिसमें से आज दुनिया में केवल 13 ही मौजूद हैं, जिससे उनका मूल्य बेहद कीमती हो जाता है। शिक्षक, इतने प्रभावशाली कड़ाही के साथ क्या मुझे एक नई कड़ाही लेने पर विचार करना चाहिए? जियोयान याओ लाओ को अपनी अनिच्छा व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। ज़ियाओयान, साधारण कड़ाही मेरी नजर में नहीं आती। अभी केवल ब्लैक डायमंड कड़ाही है, लेकिन अगर आप इसे सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करेंगे तो यह अवांछित ध्यान आकर्षित कर सकता है। याओ लाओ ने हल्की खांसी की, उसकी आवाज में सावधानी का एक निशान था। ये सुनकर ज़ियाओयान अनिच्छा से सहमति में केवल सिर हिला सका। निराश मत हो ज़ियाओयान, जबकि एक कड़ाही मददगार है, यह अभी भी सिर्फ एक उपकरण है। सबसे महत्वपूर्ण कारक आपकी अपनी ताकत है। एक सच्चा मास्टर कीमियागर अपने हाथ की हथेली से एक कड़ाही बना सकता है, पूरी स्वतंत्रता के साथ गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, किसी भी बाहरी सीमाओं से अप्रतिबंधित। यही एक मास्टर की असली भव्यता है। समझ गया गुरु। याओ लाओ के उत्साहवर्धक शब्दों के साथ ज़ियाओयान को लगा कि उसका आत्मविश्वास फिर से लौट आया है। अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना खुद का गहरा लाल कड़ाही निकाला। ज़ियाओयान की कड़ाही देखकर फामा की अभिव्यक्ति खराब हो गई। उसने मान लिया था कि ज़ियाओयान में शायद कुछ ही सामग्री की कमी होगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह फाइनल में इतनी मामूली कड़ाही का इस्तेमाल करेगा। एक गलत अनुमान। मुझे कल रात ही पूछ लेना चाहिए था कि क्या उसे बेहतर कड़ाही की जरूरत है, फामा ने खुद से कहा। जैसे ही ज़ियाओयान ने अपनी साधारण गहरे लाल रंग की कड़ाही निकाली, फामा न केवल हैरान रह गया, बल्कि उसकी ओर अनगिनत आश्चर्यचकित नजरें भी उठी। कई लोगों ने मान लिया था कि ज़ियाओयान छोटी राजकुमारी और लियूलिंग की तरह अपने सबसे अच्छे उपकरण फाइनल राउंड के लिए बचाकर रख रहा था। फिर भी सभी को चौंकाते हुए उसने फिर भी इस सादे और पस्त कड़ाही का इस्तेमाल करना चुना। अध्याय 387, स्वर्गीय ज्वाला का उद्भव, सभी अग्नियों का समर्पण। ज़ियाओयान ने एक पल के लिए विचार में अपनी आंखें बंद कर ली, फिर अपनी उंगलियों को हल्के से हिलाया। अपने सामने पत्थर के मंच पर 3 पैटर्न वाली हरी आत्मा की गोली के लिए सामग्री रखी। संग्रह में 20 से अधिक प्रकार की सामग्री शामिल थी। ये पहली बार था जब ज़ियाओयान ने सामग्रियों के इतने व्यापक सेट को परिष्कृत करने का प्रयास किया था। मनोवैज्ञानिक दबाव उसके लिए निर्विवाद रूप से तीव्र था। भीड़ में अलग दिखने के लिए भले ही मैं उच्चतम श्रेणी की 3 पैटर्न वाली गोली न बना सकूं, मुझे कम से कम 2 पैटर्न वाली हरी आत्मा की गोली तो बनानी ही चाहिए, उसने सामग्री तैयार करते हुए खुद से कहा। इस बीच लियूलिंग ने पहले से ही अपनी सामग्री का सेट तैयार कर लिया था, एक ऐसा संग्रह जो ज़ियाओयान के मंच पर मौजूद सामग्री से आसानी से दोगुना था। ओह, अप्रत्याशित रूप से ये बच्चा 4थी श्रेणी की गोली को परिष्कृत कर सकता है।
अनजाने में लियू लिंग की नजर ज़ियाओयान के मंच पर पड़ी और वह उसे नए सिरे से सम्मान देने से खुद को रोक नहीं पाया। अगले ही पल लियू लिंग ने अपना ध्यान वापस घुमाया, अपना हाथ ऊपर उठाया। ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम क्रिम्सन सरपेंट कॉल्ड्रॉन में बढ़ गया और गर्मी की एक तीव्र लहर ने तुरंत पूरे प्लाजा को घेर लिया। हालांकि हर कोई जानता था कि लियू लिंग के पास एक अनोखी लौ है, फिर भी यह नजारा अनगिनत गर्म निगाहों और उत्साही तालियों की गड़गड़ाहट को आकर्षित करता है। क्रिम्सन सरपेंट कॉल्ड्रॉन और ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम के संयोजन के साथ लियू लिंग का सेटअप निर्विवाद रूप से प्रभावशाली था। इस लॉ को प्राप्त करने से पहले भी लियू लिंग आसानी से चौथी श्रेणी की गोलियां परिष्कृत कर सकता था। अब इस स्वर्गीय लॉ के जुड़ने से पांचवी श्रेणी की गोलियां बनाना उसकी पहुंच में होना चाहिए। हालांकि इस बार लियू लिंग ने छठी कक्षा की गोली बनाने का प्रयास करके अतिशयोक्ति नहीं की। इसके बजाय उसने ड्रैगन पावर पिल नामक पांचवी कक्षा की गोली को परिष्कृत करने का विकल्प चुना। ऊंचे मंच पर फामा काले वस्त्र पहने आकृति को ध्यान से देख रहा था। फिर भी लियू लिंग के मंच पर सामग्री को देखते ही वह अचंभित रह गया, लगभग अपना जबड़ा गिराने लगा। इतनी सारी सामग्री कम से कम पांचवी कक्षा की गोली के लिए होनी चाहिए। क्या इसका मतलब यह है कि लियू लिंग पहले से ही पांचवी कक्षा का कीमियागर बन चुका है? फामा ने पूरी तरह से चकित होकर कहा। यहाँ तक कि लियू लिंग के पास एक अनोखी लौ होने से भी फामा को उतना आश्चर्य नहीं हुआ। केवल 18 या 19 साल की उम्र में पांचवी कक्षा का कीमियागर बनने का मतलब था कि लियू लिंग भविष्य में 7वीं कक्षा के स्तर तक पहुंच सकता था, एक ऐसी उपलब्धि जिसके लिए उत्तर पश्चिमी महाद्वीप के कीमियागर जीवन भर प्रयास करते रहेंगे लेकिन शायद कभी हासिल न कर पाएं। वरिष्ठ भाई वास्तव में दुर्जय हैं, उन्हें हमारे गुरु की कीमियागिरी का हुनर पूरी तरह विरासत में मिला है, लेकिन दूसरी वरिष्ठ बहन कहाँ है? वीआईपी सेक्शन में नाला न्यानरान हालांकि कीमियागिरी में पारंगत नहीं थी, लेकिन लियू लिंग के प्रति भीड़ की प्रतिक्रियाओं से उसे लग रहा था कि कुछ असाधारण हो रहा है। लियू लिंग के लिए जयकार करते हुए वह ज़ियाओ यीजियान की अनुपस्थिति के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी, जो अभी तक दिखाई नहीं दी थी। गुरु ने बताया कि वरिष्ठ बहन वापस आ गई है, इसलिए तार्किक रूप से उसे इस कीमियागर सभा में भाग लेना चाहिए, है न? नाला न्यानरान की नजर चौक और उसकी परिधि पर घूम रही थी। अब तक सभी प्रतियोगियों ने अपनी सामग्री निकाल ली थी और अपनी लपटें जला ली थी। उनमें से राजकुमारी याओयू की दिशा से उठती नीली लपटें काफी ध्यान आकर्षित कर रही थी। दर्शकों से आश्चर्य की हल्की आवाजें सुनकर ज़ियाओयान ने छोटी राजकुमारी की ओर देखा और क्षण भर के लिए चौंक गई। उसने देखा कि उसका पतला हाथ एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली नीली लौ में लिपटा हुआ था, जो कोमल जल तरंगों की तरह बाहर की ओर लहरा रही थी, जिससे एक मनमोहक दृश्य बन रहा था। ये किस तरह की लौ है? ज़ियाओयान ने नीली लौ को देखा, थोड़ा हैरान। हालांकि इस लौ का आकार कुछ हद तक जाना पहचाना लग रहा है। वहीं सिकुड़ते हुए उसने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आंखें एहसास में चमक उठी। यह नीली लौ जियामा साम्राज्य के शाही परिवार के प्रतीक से मिलती जुलती है। शाही परिवार का प्रतीक एक शक्तिशाली पौराणिक जानवर था जिसका सिर दहाड़ते हुए उठा हुआ था, और जानवर के चारों ओर एक ऐसी ही लौ थी जो उसके चारों ओर लहरें फेंक रही थी। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार जियामा साम्राज्य के शुरुआती दिनों में शाही परिवार के पास एक शक्तिशाली जानवर था जिसने साम्राज्य को कई बार बचाया था। हालांकि कई लोगों का मानना है कि यह कहानी अतिरंजित लोककथा है और कुछ ही लोग इस पर सच में विश्वास करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो कुछ रहस्यों से वाकिफ हैं। क्या ये लौ ज्वारीय ड्रैगन जानवर की जलीय नीली लौ हो सकती है? ऊंचे मंच पर फामा और हाई बोडोंग थोड़ी देर के लिए दंग रह गए क्योंकि उन्होंने छोटी राजकुमारी द्वारा बनाई गई नीली लौ को देखा। एक पल के बाद उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। हाँ, जे अजिंक्टियन ने चुपचाप हंसते हुए कहा, लेकिन उसने टाइडल ड्रैगन बीस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। वह एक भाग्यशाली लड़की है, लेकिन कौन सोच सकता था कि वह प्राचीन जादुई जानवर, जो न जाने कितने समय से निष्क्रिय है, अभी भी जीवित है। जे अजिंक्टियन के व्यवहार को देखते हुए फामा और है बोडोंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उन्होंने एक दूसरे के विचारों को समझते हुए नजरों का आदान प्रदान किया। हालांकि जलीय नीली लौ की तुलना स्वर्गीय लौ की दुनिया को चुनौती देने वाली प्रकृति से नहीं की जा सकती है, लेकिन इसे तथाकथित जानवरों की लिपटों में उच्च स्थान दिया गया है। इसके अलावा इस लौ में एक नर्म और येन ऊर्जा थी, जो इसे एक कुंवारी कीमियागर द्वारा संचालित किए जाने पर विशेष रूप से शक्तिशाली बनाती है, जिससे इसकी प्रभावशीलता काफी बढ़ जाती है। लिटिल प्रिंसेस और लियू लिंग द्वारा अपने जानवर और स्वर्गीय लिपटों का अनावरण करने के बाद कई अन्य प्रतियोगियों ने भी अनोखी लिपटों का खुलासा किया। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ कि ज़ियाओयान और काले वस्त्र पहने व्यक्ति, जिन्होंने पिछले राउंड में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था, ने बाकी भीड़ की तरह केवल साधारण गोली की लिपटों का इस्तेमाल किया। तभी लियू लिंग ने अचानक क्रिम्सन सरपेंट कॉल्ड्रॉन के भीतर ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम से गर्मी बढ़ा दी, जिससे पूरे प्लाजा में तापमान फिर से बढ़ गया। अजीब बात यह है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया, लिटिल प्रिंसेस सहित अन्य प्रतियोगियों के हाथों में लपटें मन पड़ गई और ऐसा लगा कि उनकी कुछ चमक कम हो गई है। प्लाजा में हल्की हवा बह रही थी और बहुरंगी लपटें, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग रंग था, थोड़ी थोड़ी झुकी हुई थी। सभी को आश्चर्य हुआ कि प्रत्येक लौ अखाड़े के केंद्र में लियू लिंग की दिशा में इशारा कर रही थी। अधिक सटीक रूप से लपटें लियू लिंग की कड़ाही से उठती हुई लौ के खरी लौ की ओर खींची जा रही थी। यह अजीबोगरीब दृश्य मंत्रियों द्वारा अपने संप्रभु के सामने झुकने जैसा था। एक स्वर्गीय ज्वाला का उदय और सभी अग्नि समर्पण में झुक जाती है, ये शब्द कितने सत्य हैं। ये तमाशा देखकर फामा ने ऊंचे मन से धीरे से आह भरी। उसने अपनी युवावस्था में ऐसा ही दृश्य देखा था और ऐसे क्षण में इसे फिर से देखकर उसे आश्चर्य हुआ। प्लाजा पर हुई इस अजीबोगरीब घटना ने लियू लिंग को बहुत अधिक आश्चर्यचकित नहीं किया। जैसे जैसे क्रिम्सन सरपेंट कॉल्ड्रॉन में तापमान बढ़ता गया, प्रतियोगियों के हाथों में लपटें धीरे धीरे सामान्य हो गई। ये लड़का, छोटी राजकुमारी ने निराशा में बड़बड़ाया। पहले कभी स्वर्गीय ज्वाला की कच्ची शक्ति नहीं देखी थी। उसने मान लिया था कि उसकी जलीय नीली ज्वाला लियू लिंग की हरी कमल कोर ज्वाला के बराबर है।
हालांकि अपनी खुद की ज्वाला की समर्पण भावना को देखने के बाद ये किसी के लिए भी स्पष्ट था कि यह दुनिया से बहुत दूर है, अन्यथा उसकी ज्वाला ने ऐसा अधीनस्थ व्यवहार नहीं दिखाया होता। अध्याय 388 लियूलिंग की हमेशा की तरह जोखिम भरी चालें। जबकि भीड़ लियूलिंग की स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति से मोहित थी, ज़ियाओयान की नज़र लियूलिंग के मंच पर सामग्री के ढेर पर टिकी हुई थी। ये स्पष्ट था कि लियूलिंग ने जितनी सामग्री तैयार की थी वह 3 पैटर्न वाली हरी स्पिरिट गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक 20 जड़ी बूटियों से कहीं ज्यादा थी। अचानक ज़ियाओयान के दिमाग में एक पुरानी जानी पहचानी आवाज गूंजी, ज़ियाओयान, घूरना बंद करो। उस लड़के की सामग्री स्पष्ट रूप से 5वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने के लिए है। 5वीं कक्षा की गोली, क्या इसका मतलब है कि वह पहले से ही 5वीं कक्षा के कीमियागर का स्तर हासिल कर चुका है? याओ लाओ के शब्दों पर ज़ियाओयान का चेहरा अविश्वास से भर गया। ज़ियाओयान, इतना परेशान मत हो, लियूलिंग तुमसे लगभग 2 साल बड़ा है। अगर वह अभी 5वीं कक्षा के कीमियागर के स्तर तक पहुंच सकता है तो आप 2 साल में वही हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा उसके मौजूदा कौशल शायद ही डैन क्षेत्र के कुलीन कीमियागर कबीलों को प्रभावित कर पाएं। मेरे दिनों में ज़ियाओयान की प्रतिक्रिया देखकर याओ लाओ ने अपने कुछ पिछले अनुभवों के बारे में शेखी बघाना शुरू कर दिया। ज़ियाओयान, 3 पैटर्न वाली हरी स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करो जैसा कि हमने अभ्यास किया था। इन सब से विचलित मत हो। अगर लियूलिंग 5वीं कक्षा की उस पिल को परिष्कृत करने में सफल हो जाता है तो आपके पास जीतने का मौका नहीं होगा, लेकिन अगर वह गलती करता है या सम्मेलन प्रक्रिया के दौरान किसी समस्या का सामना करता है तो आपके पास अभी भी एक अवसर हो सकता है। हाँ शिक्षक, मैं समझता हूँ। याओ लाओ के मार्गदर्शन को सुनकर ज़ियाओयान को एहसास हुआ कि वह बाहरी विकर्षणों को खुद पर प्रभाव डालने नहीं दे सकता जैसा कि पहले दौर में हुआ था। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी कि लियूलिंग को शोधन प्रक्रिया के दौरान विफलता का सामना करना पड़ सकता है। आखिरकार सबसे अच्छे कीमियागर भी 100% सफलता की गारंटी नहीं दे सकते। 5वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने में 4थी कक्षा की गोली से ज्यादा समय लगता है, इसलिए अगर लियूलिंग ने सम्मेलन चरण के दौरान कोई गलती की तो उसके पास सामग्री का दूसरा सेट तैयार करने का समय नहीं होगा। जैसे जैसे लियूलिंग की स्वर्गीय लौ के कारण असामान्य दृश्य समाप्त हुआ, प्रतियोगियों ने धीरे धीरे आगे की चुनौती पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपनी लपटों को अपने कड़ाही में निर्देशित किया, अपनी भंडारण रिंग से अपनी सामग्री निकाली और कीमिया में पहला कदम शुरू किया, निष्कर्षण। ज़ियाओयान ने अपनी आंखें अपनी कड़ाही पर टिकाए रखी, कभी कभी अपने प्लेटफॉर्म से 1 या 2 जड़ी बूटियां अंदर फेंक दी। लौ के तापमान को ध्यान से नियंत्रित करते हुए उसने सूत्र से निर्देशों का पालन किया, गोली के लिए आवश्यक सार को सावधानीपूर्वक निकाला। हालांकि उसके दिमाग में निर्देश सटीक थे, फिर भी ज़ियाओयान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फामा ने उसे कल रात सिर्फ 2 सेट की सामग्री दी थी, इसलिए अगर कोई गलती भी हो जाती जिससे एक भी जड़ी बूटी खराब हो जाती तो उसके असफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती। ये कुछ ऐसा था जिसे ज़ियाओयान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नतीजतन उसने जल्दबाजी नहीं की, एक बार में 4 या 5 जड़ी बूटियां डाल दी। इसके बजाय उसने एक ज्यादा सावधानी वाला तरीका चुना, एक बार में 1 या 2 जड़ी बूटियां परिष्कृत की। इस समय ज्यादातर प्रतियोगी ज़ियाओयान की तरह ही सावधान थे, हालांकि कुछ अपवाद भी थे। लियूलिंग की तरफ से उसने हिम्मत करके 4 जड़ी बूटियां पकड़ी और उन सभी को एक साथ क्रिम्सन सरपेंट कॉल्ड्रॉन में फेंक दिया, जिससे परिष्कृत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आह, वह लड़का हमेशा की तरह लापरवाह, बिना किसी सावधानी के। लियूलिंग की हरकतों को देखकर फामा ने गहरी सांस ली। उसका सबसे बुरा डर सच हो गया था। लियूलिंग के पिछले प्रदर्शनों के आधार पर निस्संदेह उनका कौशल स्तर प्रतियोगियों में सबसे ऊंचा था। फिर भी लियूलिंग का परिष्कृत दृष्टिकोण हमेशा अत्यधिक जोखिम भरा था, ऐसा कुछ जो किसी प्रतियोगिता में विनाशकारी साबित हो सकता है। लियूलिंग ने इस दोष को पहचानते हुए फामा ने बैकअप योजना तैयार करने के लिए कल देर रात ज़ियाओयान से मुलाकात की थी। वीआईपी सेक्शन में नालन जी ने प्रतियोगियों से अपनी नजर हटा ली और नालन यानरान की ओर मुड़ गए। यानरान, तुम पिछले 2 सालों से यूनलान पर्वत पर छिपे हुए हो। क्या तुम अपने दादा की फटकार का सामना करने से डरते थे? फटकार? तुम मुझे क्यों डांट रहे हो दादाजी? उसकी बातें सुनकर नालन यानरान हैरान हो गया। तुमने हमसे सलाह किए बिना ज़ियाओ परिवार के साथ सगाई खत्म कर दी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह से उचित थे? तुम्हारी 3 साल की चुनौती के परिणाम के बावजूद ये सबसे अच्छा होगा कि तुम बाद में ज़ियाओ परिवार से माफी मांगो, नालन जी ने थोड़े तिरस्कार भरे लहजे में कहा। बूहे ने नालान जी को जहर से ठीक करने के बाद उसे टूटी हुई सगाई के बारे में पता चला। परिवार के बुजुर्ग ज़ियाओलिन के दोस्त के रूप में ज़ियाओ परिवार से मिलने के लिए समय निकालते हुए उसने पाया कि ज़ियाओयान की साधना प्रतिभा वापस आ गई थी। इस ज्ञान ने उसकी वर्तमान सलाह को प्रभावित किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जब मैं सगाई तोड़ने गया तो मैंने मुआवजा भी देने की पेशकश की, लेकिन उसने न केवल इसे अस्वीकार कर दिया बल्कि मेरा अपमान किया, ये कहते हुए कि वह मुझे तलाक दे देगा। नालान यानरान ने जिद्दी होकर जवाब दिया। आप निजी तौर पर ज़ियाओ परिवार के पास जा सकते थे और ज़ियाओ झान से सगाई को रद्द करने के बारे में विनम्रता से बात कर सकते थे। शायद इससे ऐसी घटना नहीं होती। इसके बजाय आपने सगाई को भंग करने के लिए यूनलान संप्रदाय के अधिकार का इस्तेमाल करना चुना, इस बात की परवाह किए बिना कि इससे ज़ियाओ परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। उस सगाई की व्यवस्था आपके दादा और ज़ियाओ झान के पिता ने की थी। इससे मैं, आपके दादा, सम्मानजनक स्थिति में कैसे आ सकता हूँ? नालान जी ने अपनी पोती की ओर देखा। उनका स्वर शांत लेकिन दृढ़ था। अपने दादा की बातें सुनकर नालन यानरान के चेहरे पर उलझन बढ़ गई। एक पल के बाद उसने समान भाव से कहा, दादाजी, मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी जो मैं नहीं चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं 3 साल की चुनौती में नहीं हारूंगी। जब ज़ियाओयान हार जाएगा तो मैं उसे कुछ मुआवजा दूंगी। तुम्हें इतना भरोसा है? ज़ियाओ परिवार के लड़के में प्रतिभा की कमी नहीं है। 3 साल बाद वह शायद 2 ग्रैंड मास्टर के पद तक पहुंच जाएगा।
तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैच देखने पर ध्यान दो, नालन यानरा ने जवाब दिया, अपने दादा की जांच को दरकिनार करते हुए और अपनी डूक्यूई का उपयोग करके अस्थायी रूप से अपनी सुनने की क्षमता को अवरुद्ध करते हुए, उनकी बकबक को अनसुना करते हुए। हालांकि नालन जी उसके रवैये से चिढ़ गया था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार वे एक सार्वजनिक सेटिंग में थे और वह नहीं चाहता था कि नालन परिवार उपहास का विषय बने। इस समय तक अंतिम दौर कुछ समय के लिए आगे बढ़ चुका था। नालन जी ने देखा कि नालन यानरान के साथ अपनी बातचीत के दौरान सबसे शानदार प्रतियोगी लियू लिंग ने पहले ही अपनी सामग्री का 2/3 इस्तेमाल कर लिया था, जबकि अधिकांश अन्य ने मुश्किल से 3 या 4 जड़ी बूटियां ही निकाली थी। ये गति बस आश्चर्यजनक है। जब अन्य लोग तीसरी श्रेणी की गोलियां परिष्कृत कर रहे थे, लियू लिंग 5वीं श्रेणी की गोली पर काम कर रहा था। फिर भी 30 से 40 जड़ी बूटियां निकालने में उसकी गति दूसरों की गति से लगभग बराबर थी, केवल 7 या 8। ये सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। अध्याय 389, हाफ टाइम ब्रेक। अपना हुनर दिखाओ। लियू लिंग की तरफ से उसने प्रत्येक प्रयास में कम से कम 4 औषधीय अवयवों को परिष्कृत करना जारी रखा। हालांकि उसे एक बार मामूली विफलता मिली, लेकिन उसकी गति को देखते हुए उसने कुल मिलाकर केवल 4 जड़ी बूटियां बर्बाद की, जो दूसरों की तुलना में उसे पीछे नहीं छोड़ती थी। कुछ और मिनटों के बाद लियू लिंग ने अपने पत्थर के मंच पर गोली के लिए आवश्यक सभी आवश्यक घटकों को पहले ही निकाल लिया था। ये बच्चा, वह वास्तव में किसी और को चमकने का मौका नहीं देता है। 5वीं स्तरीय गोली के लिए इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री को परिष्कृत करने की प्रक्रिया, और वह अभी भी तीसरे स्तरीय गोली पर काम करने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में तेज है। फामा ने उच्च मन से टिप्पणी की, अनिश्चित था कि वह प्रशंसा कर रहा था या आलोचना। इस बीच मुख्य चौक में ज़ियाओ यान, लिटिल प्रिंसेस, ज़ियाओ यीजियान और शेष प्रतियोगी अभी भी अपनी खुद की शोधन प्रक्रियाओं के माध्यम से भाग रहे थे। ओह, गहरी सांस छोड़ते हुए लियू लिंग ने आखिरकार अपने निष्कर्षण को पूरा किया, स्पष्ट रूप से थका हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी युद्ध ऊर्जा को बहाल करने के लिए एक गोली ली और अपनी ताकत वापस पाने के लिए क्रॉस लेग बैठ गया। ठीक है, कम से कम अब वह एक स्थिर दृष्टिकोण अपना रहा है, फामा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये देखकर कि लियू लिंग ने सीधे गोली सम्मेलन चरण में जाने के बजाय अपनी ऊर्जा को बहाल करने को प्राथमिकता दी। क्या यह आदमी वास्तव में सिर्फ आराम करने के लिए बैठा है? यह क्या है? क्या वह हमारा इंतजार कर रहा है या कुछ और? ज़ियाओ यान और लिटिल प्रिंसेस ने लगभग एक साथ बड़बड़ाया। लियू लिंग की शांत रिकवरी को देखते हुए निराश महसूस किया। हमारा वरिष्ठ भाई वास्तव में प्रभावशाली है, वह 5वीं स्तरीय गोली बनाने का लक्ष्य बना रहा है। ज़ियाओ यीजियान ने अपने स्वयं के शोधन में एक ब्रेक के दौरान लियू लिंग को देखा। वह केवल 4थी स्तरीय गोली पर काम कर रही थी, लेकिन जल्द ही वह लियू लिंग के ठीक बाद अपनी सभी सामग्रियों को निकालने वाली दूसरी प्रतियोगी बन गई। उसके तुरंत बाद ज़ियाओ यान, लिटिल प्रिंसेस और कुछ अन्य लोगों ने भी अपने निष्कर्षण पूरे कर लिए। अभी भी आराम कर रहे हो? अपना निष्कर्षण पूरा करने के बाद ज़ियाओ यान लियू लिंग की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया, जो अभी भी शांति से ध्यान कर रहा था। अपना सिर हिलाते हुए ज़ियाओ यान ने अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक गोली ली और अपने काम पर वापस ध्यान केंद्रित किया। तेजी से हरकतों के साथ उसने प्रत्येक परिष्कृत सामग्री को कड़ाही में रखा, सामग्री के एक साथ जुड़ने पर प्रत्येक सूक्ष्म प्रतिक्रिया के लिए खुद को सावधानी से समायोजित किया। जैसे ही ज़ियाओ यान ने गोली सम्मेलन शुरू किया, लिटिल प्रिंसेस और ज़ियाओ यीजियान ने बिना समय बर्बाद किए उन्होंने तुरंत अपनी सामग्री को अपनी कड़ाही में डाला और सम्मेलन प्रक्रिया भी शुरू कर दी। समय समय पर विशाल चौक में एक दबी हुई आवाज गूंजती थी। ये जानी पहचानी आवाज किसी भी कीमियागर के लिए एक भयावह आवाज थी, जो एक असफल गोली शोधन का संकेत देती थी। प्रत्येक धमाके के साथ कुछ प्रतियोगी स्पष्ट रूप से निराश होकर एक एक करके चौक से बाहर चले गए। प्रतियोगिता एक छलनी की तरह लग रही थी, जिसमें चौड़े अंतराल थे, जो लगातार कमजोर और कम कुशल लोगों को बाहर कर रही थी। कई दौर की स्क्रीनिंग के बाद जो लोग बचे रह गए, वे निस्संदेह युवा पीढ़ी के अभिजात वर्ग के थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, शुरू में शांत रहने वाले कुछ प्रतियोगियों में भी थकान के लक्षण दिखने लगे। अत्यधिक मात्रा में सेवन वास्तव में उन्हें थका रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि किसकी गोली उच्च स्तर की होगी? हाई बोडोम धीरे धीरे फामा के पीछे चला गया, नीचे चौक पर नजर डालते हुए और चुपचाप पूछा, तो क्या आप अभी तक बता सकते हैं? अभी तक पूरी तरह से निश्चित नहीं है, फामा ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। हालांकि उन्हें संदेह था कि लियू लिंग इस्तेमाल की गई सामग्री की मात्रा के आधार पर 5वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने का लक्ष्य बना रहा था। वह जानता था कि कुछ जटिल 4थी स्तरीय गोलियां हो सकती है जिनके लिए इतनी सारी सामग्री की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष पर पहुंचने से बचते हुए उन्होंने बताया, हालांकि जैसे जैसे गोलियां आकार लेना शुरू करती हैं, आप अक्सर बता सकते हैं। 4थी श्रेणी की गोलियां पूरी तरह बनने से पहले एक अलग सुगंध पैदा करती हैं। सुगंध जितनी तेज होगी, गोली की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। 5वीं श्रेणी की गोलियां अद्वितीय हैं। जब वे बनती हैं तो वे अपने भीतर तीव्र ऊर्जा के कारण एक वास्तविक ऊर्जा तरंग उत्पन्न करती हैं। ये सुनकर हाई बोडोम ने थोड़ा सिर हिलाया और चुप हो गया, अपने हाथ पीछे मोड़कर धैर्यपूर्वक प्रतियोगिता के समापन की प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय जबकि अधिकांश प्रतियोगी अभी भी सामग्री सम्मेलन के बीच में थे, लियू लिंग आखिरकार खड़ा हुआ और अपनी खुद की गोली सम्मेलन प्रक्रिया शुरू की। उसके द्वारा की गई हर हरकत पर मौजूद बड़े नामों की नजर थी। उम्मीदों के मुताबिक लियू लिंग ने उन्हें निराश नहीं किया। पारंपरिक चरण दर चरण विधि का पालन करने के बजाय उसने एक बार फिर एक अजीबोगरीब लेख का पालन किया। एक बार में 3, 4 या 5 प्रकार की सामग्री सार को कड़ाही में डाला। आह, ये बच्चा, फामा ने ऊंचे मन से बड़बड़ाया। उसके चेहरे पर निराशा और इस्तीफे का मिश्रण दिख रहा था। यह कोई साधारण अभ्यास सत्र नहीं है। क्या वह थोड़ा और सावधान नहीं हो सकता? पहले के चरणों में अगर वह असफल होता तो वह केवल कुछ सामग्री बर्बाद करता, लेकिन अगर वह अब सम्मेलन चरण के दौरान फिसल जाता है तो वह अपनी सामग्री का 70 से 80% खो सकता है।
ऐसा लग रहा था कि फामा की टिप्पणी अनसुनी नहीं थी, क्योंकि वीआईपी सीटों पर बैठे कुछ दर्शकों ने लियूलिंग की हरकतों पर ध्यान दिया और विभिन्न भावों का आदान प्रदान किया। क्या सीनियर ब्रदर इस दृष्टिकोण से बहुत अधिक जोखिम नहीं उठा रहे हैं? मुझे वास्तव में उम्मीद है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, नलन यानरान ने चिंता के भाव के साथ लियूलिंग को काम करते हुए देखकर बड़बड़ाया। 7 या 8 मिनट बाद फामा की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उनके वृद्ध चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने जियो यान की दिशा में देखा। उनके गहरे लाल रंग की कड़ाही से एक हल्की औषधीय सुगंध फैलने लगी थी। यान जियो स्थिर है, वह पहले से ही सफल गोली बनाने के संकेत दिखा रहा है। फामा ने मन ही मन सोचा, पिछली रात की अपनी योजनाओं से गुप्त रूप से प्रसन्न। जियो यान के बाद जियो जियान, राजकुमारी याओयू और कुछ अन्य प्रतियोगियों से भी ऐसी ही खुशबू आने लगी। एक पल के लिए पूरा चौक और यहाँ तक कि वीआईपी और दर्शक सीटें भी औषधीय गोलियों की समृद्ध सुगंध से भर गईं। हालांकि एक सावधान पर्यवेक्षक ये देखेगा कि दर्जन भर या उससे ज्यादा अलग अलग सुगंधों में से जियाओ जियान की सुगंध सबसे तेज थी। यह महसूस करते हुए फामा का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रहस्यमय काले वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा परिष्कृत की गई गोली मध्यम स्तर की चौथी श्रेणी की गुणवत्ता तक पहुंच जाएगी। अगर जियाओयान केवल एक पैटर्न वाली ग्रीन स्पिरिट पिल बनाने में कामयाब रहा तो यह वास्तव में थोड़ा कम होगा। उस पल जियाओयान, जैसे कि अपनी तुलना में जियाओ जियान की गोली की उच्च गुणवत्ता को महसूस कर रहा हो, थोड़ा भौहे सिकोड़े बिना नहीं रह सका। अध्याय का अंत। अध्याय 390। याओ लाओ की सहायता। अस्थि आत्मा ठंडी आग प्रकट होती है। जियाओयान, अगली बार मैं तुम्हें अस्थि आत्मा ठंडी आग का अस्थायी रूप से उपयोग करने दूंगा। जब तक तुम इसकी आभा को दबाए रखोगे, कोई भी इसे पहचान नहीं पाएगा। ध्यान केंद्रित रखो और 2 पैटर्न वाली ग्रीन स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने का प्रयास करो। याओ लाओ ने अचानक अपने रिंग के भीतर से जियाओयान को सलाह दी, जो चुपचाप प्रतियोगिता को देख रहा था। याओ लाओ और फामा ने एक समान विचार साझा किया। लियूलिंग की उम्र के किसी व्यक्ति के लिए 5वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने का प्रयास पहले से ही एक चुनौतीपूर्ण उपलब्धि थी, और वह इस तरह के जोखिम भरे घटक सम्मेलन विधियों के साथ कठिनाई को और बढ़ा रहा था, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें विफलता की 80% संभावना है। वर्तमान में लियूलिंग के अलावा सबसे बड़ा खतरा रहस्यमय काले वस्त्र वाली आकृति थी। यदि जियाओयान 2 पैटर्न वाली ग्रीन स्पिरिट पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता है तो उसके पास चैंपियनशिप जीतने का एक महत्वपूर्ण मौका होगा। समझ गया। याओ लाओ के शब्दों को सुनकर जियाओयान का मनोबल बढ़ा। उसने जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग से एक और हल्के बैंगनी रंग की गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डालकर हल्के से चबाया। उसी समय उसके हाथ में एक सफेद लौ दिखाई दी, जिसे उसने तुरंत अपनी आत्मा की शक्ति से नियंत्रित किया और कड़ाही में डाल दिया। याओ लाओ के जानबूझकर दमन के कारण बोन स्पिरिट कोल्ड फायर ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। हालांकि चूंकि जियोयान मुख्य प्रतियोगियों में से एक था, इसलिए उसके कार्यों ने कई दर्शकों की नजरों को जल्दी ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनमें से एक फामा भी था, जिसकी गहरी आंखें सफेद लौ को देखते ही चौड़ी हो गई। वह एक शक्तिशाली आत्मा के उतार चढ़ाव को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जिसने उसके मन में जिज्ञासा और सवालों को जगा दिया। उसी समय लियूलिंग और जियो जियान सहित अन्य किमियागरों ने भी मजबूत आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया। हालांकि वे अपनी स्वयं की शोधन प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण चरणों में थे और आगे की जांच करने के लिए ध्यान नहीं दे सकते थे। किसने सोचा होगा कि यानजियो के पास अपनी आस्तीन में एक छिपा हुआ कार्ड था। ये सफेद लौ संयमित हो सकती है, लेकिन इसमें अपार शक्ति है, संभवतः लियूलिंग की ग्रीन लॉर्ड्स को लौ से कम नहीं। एक पल के चिंतन के बाद फामा का चेहरा भ्रम से उत्साह में बदल गया। जियाओयान की कड़ाही में सफेद लौ को शामिल होते देखकर उसे यकीन हो गया कि जियाओयान एक पैटर्न वाली ग्रीन स्पिरिट पिल नहीं बल्कि 2 पैटर्न वाला संस्करण बनाने का लक्ष्य बना रहा था। हाँ, अगर यान जियाओ वास्तव में 2 पैटर्न वाली ग्रीन स्पिरिट पिल को परिष्कृत कर लेता है तो ये प्रतियोगिता उसके हाथ में है। फामा ने प्रसन्नता से सोचा। उसकी एकमात्र चिंता यह थी कि जियाओ जियान चैंपियनशिप नहीं जीत पाएगी। अंत में जियाओयान या लियूलिंग में से कौन जीतेगा, यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। इस समय फामा उत्सुकता से जियाओयान द्वारा 2 पैटर्न वाली ग्रीन स्पिरिट पिल को सफलतापूर्वक बनाने का इंतजार कर रहा था। याओ लाओ से बोन स्पिरिट कोल्ड फायर उधार लेने के बाद जियाओयान ने अपनी सारी ऊर्जा पिल को परिष्कृत करने पर केंद्रित कर दी। ओह, कुछ ही देर में जब उसके माथे पर पसीना आने लगा तो उसके बर्तन में एक नीले रंग की गोली बनने लगी, साथ में एक ताज़ा औषधीय खुशबू भी आने लगी। एक 4थी स्तरीय गोली। जिस क्षण जियाओयान ने 4थी स्तरीय गोली सफलतापूर्वक बनाई, भीड़ खुशी से झूम उठी और फामा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जियोयान के बाद लिटिल प्रिंसेस ने भी 4थी श्रेणी की गोली को परिष्कृत किया। हालांकि उसकी कड़ाही से आने वाली खुशबू जियोयान की तुलना में काफी कम तीव्र थी। इसके बावजूद लिटिल प्रिंसेस अपनी उपलब्धि पर गर्व करते हुए उत्साह से मुस्कुराई। यह उसका पहली बार 4थी श्रेणी की गोली बनाने का प्रयास था और उसे सफल होने की उम्मीद नहीं थी। उसे विश्वास था कि इस गोली के साथ भले ही वह चैंपियनशिप न जीत पाए, लेकिन दूसरा या तीसरा स्थान आसानी से मिल जाएगा। जैसे ही उन दोनों ने अपनी गोलियां पूरी की, एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ जिसमें अधिक से अधिक प्रतियोगी सफलतापूर्वक अपनी गोलियां परिष्कृत करने लगे। हालांकि उसी क्षण जियो जियान की कड़ाही से एक हल्के बैंगनी रंग की गोली की खुशबू धुएं की तरह उठने लगी। एक रंगीन गोली की खुशबू। हल्के बैंगनी रंग के धुएं को देखकर लगभग हर किमियागर जो इसके महत्व को समझता था चौंक गया। सोचना कि वह एक रंगीन खुशबू वाली गोली बना सकती है, ये स्पष्ट है कि वह तैयार होकर आई थी। फामा के चेहरे पर अभी अभी उभरी हुई हल्की मुस्कान अचानक उदास हो गई जब उसने जियाओ जियान की कड़ाही से उठते बैंगनी धुएं को देखा। रंगीन गोली की खुशबू क्या होती है? ऊंचे मंच पर हाई बोडोंग ने फामा के अचानक बहुत परेशान भाव को देखते हुए जल्दी से पूछा। रंगीन गोली की खुशबू आमतौर पर 5वीं श्रेणी की गोलियों से ही पैदा होती है। हालांकि कुछ शीर्ष स्तरीय 4थी श्रेणी की गोलियां भी इसे पैदा कर सकती हैं। खुशबू की तीव्रता को देखते हुए मुझे लगता है कि वह जो परिष्कृत कर रहा है
वह बाद वाली में से एक है, फामा ने उदास भाव से जवाब दिया। उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण थी। उसकी तुलना में यूइर और यान जियाओ द्वारा परिष्कृत की गई चौथी श्रेणी की गोलियां बिना किसी संदेह के थोड़ी घटिया हैं। आह जियाओ यान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो रहस्यमयी व्यक्ति चौथे स्तर के फॉर्मूले का उपयोग करके रंगीन खुशबू वाली गोली बना पाएगा। आपकी 2 पैटर्न वाली ग्रीन स्पिरिट पिल शायद तुलना में कम पड़ जाए, याओ लाओ ने टिप्पणी की। शुरू में जियाओ यान को 2 पैटर्न वाली गोली बनाने में मदद करने से प्रसन्न था, लेकिन अब प्रतियोगिता में अप्रत्याशित डार्क हॉर्स द्वारा चौंक गया। आह, आप वास्तव में इस दुनिया में किसी को भी कम नहीं आंक सकते। यह आदमी वास्तव में शक्तिशाली है। नीचे के चौक में जियाओ यान और लिटिल प्रिंसेस जियाओ यीजियान के कड़ाही से उठती रंगीन खुशबू को देखकर चकित हो गए। उनके चेहरे पीले और पराजित हो गए। एक कड़वी मुस्कान के साथ वे दोनों जानते थे कि ऐसी पूर्ण श्रेष्ठता के सामने कोई भी बहाना व्यर्थ होगा। तुम दोनों पहले से ही आहें भर रहे हो और हार मान रहे हो। जियाओ यान और लिटिल प्रिंसेस की आहें सुनकर लियू लिंग ने मुड़कर उन्हें एक बड़ी मुस्कान दी। उस पल जियाओ यान और लिटिल प्रिंसेस दोनों ने लियू लिंग की अभिव्यक्ति में एक बेजोड़ आत्मविश्वास की झलक देखी, जो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी निगाहों के सामने लियू लिंग की कड़ाही में पहले से ही एक समृद्ध हल्के लाल औषधीय तरल दिखाई देने लगा था। इस आदमी ने इतने लंबे समय तक आराम किया और अब उसने इस सटीक क्षण में घटक सम्मिलन प्रक्रिया को दोषरहित तरीके से पूरा कर लिया है। क्या राक्षसी प्रतिभा है। जियाओ यान और छोटी राजकुमारी दोनों ही आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। दोनों को अपनी टिप्पणी के बाद लियू लिंग ने अपनी आत्मा शक्ति को 2 धाराओं में विभाजित किया और उन्हें कड़ाही में डाल दिया। एक ने बलपूर्वक सियान लौ को दबा दिया, जबकि दूसरे ने बिजली की गति से औषधीय तरल के चारों ओर लपेटा एक बेहद शक्तिशाली संपीड़न बल को मुक्त किया। इस बार लियू लिंग ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल के रूप में जानी जाने वाली 5वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने का प्रयास कर रहा था। ये गोली उपयोगकर्ता को थोड़े समय के लिए असाधारण रूप से मजबूत शारीरिक शक्ति प्रदान कर सकती है, एक अच्छी शुद्ध शक्ति जो किसी भी युद्ध ऊर्जा वृद्धि से जुड़ी नहीं है। इस प्रकार ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल एक ऐसी गोली थी जो सीधे शारीरिक कौशल को बढ़ाती थी, जिससे इसे परिष्कृत करना अधिकांश 5वीं स्तरीय गोलियों की तुलना में और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता था। यहाँ तक कि अनुभवी 5वीं स्तरीय कीमियागरों को भी इसे परिष्कृत करना काफी मुश्किल लगा। बनाएं। अध्याय का अंत। अध्याय 391 कुचलने वाली जीत। इस समय लियू लिंग के क्रिम्सन सरपेंट केल्ड्रॉन के भीतर हल्के लाल औषधीय तरल को अपने आसपास से संपीड़न बल का एहसास हुआ और यह अचानक हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगा। प्रत्येक उछाल के साथ ऊर्जा की शक्तिशाली लहरें उसमें से फूट पड़ी, जो आत्मा शक्ति द्वारा निर्मित अदृश्य शक्ति से टकरा रही थी। धमाका। पत्थर के मंच पर केल्ड्रॉन थोड़ा कांप गया, जिससे अंदर से एक तीखी टक्कर की आवाज आई। जैसे ही केल्ड्रॉन कांपने लगा, लियू लिंग की अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई। उसका पैर जमीन पर जोर से पटक गया और उसकी हथेली केल्ड्रॉन के ऊपर मडराते हुए आगे की ओर इस तरह से मुड़ी जैसे कि वह अपने सामने की हवा को कुचलने की कोशिश कर रही हो। लियू लिंग की पकड़ के कसने के साथ केल्ड्रॉन में हिंसक रूप से मंथन करने वाला तरल अचानक जम गया। उसकी आत्मा शक्ति द्वारा निर्मित अदृश्य हाथ एक बार में ताकत में बढ़ गया। मूल रूप से तरल का बड़ा द्रव्यमान पिंग पोंग बॉल के आकार तक सिकुड़ गया था, लेकिन जैसे ही यह इस बिंदु पर पहुंचा, इसने अंतिम चरण में जाने से इनकार करते हुए जमकर प्रतिरोध किया। ये बहुत दृढ़ता से प्रतिरोध कर रहा है। लियू लिंग का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने कड़ाही पर ध्यान केंद्रित किया। ये पहले से ही लियू लिंग का 5वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने का चौथा प्रयास था। अपने पिछले 3 प्रयासों के अनुभव के साथ वह जानता था कि इस स्तर पर कोई भी गलती का मतलब होगा कि सभी पिछले प्रयास बर्बाद हो जाएंगे। यही कारण है कि उसने सभी अवयवों को शुद्ध करने के बाद इतने लंबे समय तक आराम किया था। ये देखते हुए कि वह हाल ही में 5वीं स्तरीय कीमियागर के रूप में आगे बढ़ा था, ड्रैगन फोर्स पिल को परिष्कृत करने की उसकी सफलता दर, जो उच्च श्रेणी की 5वीं स्तरीय गोलियों में से एक थी, अधिक नहीं थी। हालांकि ग्रीनलॉर्ड स्कोर फ्लेम को परिष्कृत करने, गुहे द्वारा दी गई शक्तिशाली तकनीकों का अभ्यास करने और अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था, जिसने उसे अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। लियू लिंग के हाव भाव में आए बदलाव को चौक में मौजूद भीड़ ने नोटिस किया। उन्होंने पहले भी कड़ाही का हिलना देखा था और अब सभी ने अपनी सांस रोक ली और नजरें उस दृश्य पर टिकी हुई थी। लियू लिंग की कड़ाही से आ रही हलचल को भांपते हुए फामा को अब यकीन हो गया था कि परिष्कृत की जा रही गोली वास्तव में 5वीं स्तरीय गोली थी। आखिरकार 4थी स्तरीय गोली कभी भी इतनी तीव्र ऊर्जा तरंगे पैदा नहीं कर सकती। लियू लिंग, तुम्हें सफल होना ही होगा, फामा ने मन ही मन प्रार्थना की। इस समय जियाओ यान की गोली पहले से ही पूरी हो चुकी थी और कोई रास्ता नहीं था कि वह रंगीन खुशबू वाली जियाओ यीजियान की 4 स्तरीय गोली को पार कर सके। फामा की सारी उम्मीदें अब लियू लिंग पर टिकी थी। वरिष्ठ भाई, तुम ये कर सकते हो। चौक के किनारे पर जियाओ यीजियान, जो अपनी गोली को पोषित कर रही थी, ने भी इस हलचल को नोटिस किया। उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। लगता है कि वह दबाव महसूस कर रहा है, जियाओ यान ने खुद से कहा। यह पहली बार था जब उसने लियू लिंग को रिफाइनमेंट के दौरान इतना संघर्ष करते देखा था। अगर यह प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो वह लियू लिंग की सफलता की कामना भी कर सकता था। मैं 6ठी श्रेणी का कीमियागर बनूंगा, मैं 5वीं श्रेणी की गोली से नहीं हारूंगा। जब उसकी आत्मा शक्ति औषधीय तरल के भीतर की ऊर्जा से जूझ रही थी तो लियू लिंग के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने अपने आसपास की गर्म हवा में गहरी सांस ली। उसका चेहरा तनाव से लाल हो गया। उसका दाहिना हाथ कड़ाही के ऊपर मडराता हुआ पहले धीरे धीरे खुला और फिर कांपने लगा क्योंकि यह धीरे धीरे मुट्ठी में बंद हो गया। उसके गले से एक धीमी जोरदार आज्ञा निकली, मेरे लिए संघनित करो। आदेश के साथ लियू लिंग ने अपने हाथ को कसकर पकड़ लिया और कड़ाही में पिंग पोंग बॉल के आकार का तरल कांप उठा। एक पल में यह एक दृश्यमान दर से सिकुड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में तरल गायब हो गया और उसकी जगह एक अंगूठे के आकार की हल्के लाल भ्रूण की गोली आ गई। सबसे कठिन कदम गोली बनाना पूरा हो गया था। कई गहरी सांसें लेते समय लियू लिंग के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी।
दबी हुई सियान लपटें धीरे धीरे अपनी गर्मी छोड़ने लगी। खुरदरी गोली को भूनने लगी। बहुत बढ़िया, उसने गोली का भ्रूण बना दिया है। ये देखकर 90% से ज्यादा दर्शकों ने राहत की सांस ली। गोली का भ्रूण बनाने का मतलब था कि आधी लड़ाई जीत ली गई थी। खुरदरी और सियान लपटों में घिरी गोली को देखते हुए लियू लिंग ने पूरी एकाग्रता हासिल करने से पहले खुद को आराम करने का एक छोटा सा पल दिया। हालांकि गोली का आकार खुरदरा था, लेकिन इसमें पहले से ही 5वीं स्तरीय गोली ड्रैगन फोर्स के कुछ बुनियादी प्रभाव मौजूद थे। इसके मूल्य को देखते हुए इस प्रतियोगिता का परिणाम पहले से ही निर्धारित हो सकता था। बस स्थिर रहो और चैंपियनशिप तुम्हारी होगी। ऊंचे मंच पर फामा ने चुपचाप प्रार्थना की। 5वीं स्तरीय कीमियागर के रूप में वह जानता था कि भले ही 5वीं स्तरीय गोली भ्रूण अवस्था में पहुंच जाए, लेकिन बाद की प्रक्रिया अभी भी खतरों से भरी हुई थी। एक भी गलत कदम पहले से बनी भ्रूण गोली को नष्ट कर सकता था। इस समय क्रिम्सन सर्पेंट कैल्ड्रॉन के भीतर सियान लपटों के आवरण के नीचे गहरे लाल रंग की गोली तेजी से घूमने लगी। जैसे जैसे इसका घूमना तेज होता गया, सियान लपटों की जलती हुई गर्मी पतली अदृश्य किस्में में इकट्ठी होती गई और लगातार उसमें समाहित होती गई। क्लैंग। घूमने के दौरान गोली से गहरे लाल रंग की ऊर्जा की एक लहर निकली, जो कैल्ड्रॉन की भीतरी दीवारों से जोर से टकराए और एक तीखी तेज आवाज निकली। गहरे लाल रंग की गोली में बदलावों को देखते हुए लियू लिंग की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। वह जानता था कि यह अराजक ऊर्जा गोली के निर्माण का परिणाम थी, एक ऐसी स्थिति जिसका सामना उसने पहले 3 बार किया था। हालांकि इस बार ऊर्जा का उछाल सबसे तीव्र था। धमाका धमाका धमाका। कैल्ड्रॉन के भीतर गहरे लाल रंग की भ्रूण की गोली लगातार ऊर्जा की लहरें छोड़ रही थी, जो कैल्ड्रॉन की दीवारों से टकरा रही थी। यदि क्रिम्सन सर्प कड़ाही इतनी मजबूत न होती तो बार बार के प्रहार से यह टूटकर बिखर जाती। लियू लिंग को आग की लपटों को नियंत्रित करते देख पास में खड़ी जियोयान और छोटी राजकुमारी इतनी तनाव में थी कि वे एक पल के लिए सांस लेना भूल गईं। सौभाग्य से मैं पहले ही डुवान तक पहुंच चुकी हूँ, अन्यथा इन ऊर्जा उछालों को दबाना मुश्किल होता। कड़ाही में गहरे लाल रंग की गोली को धीरे धीरे चिकना और गोल होते देख लियू लिंग की तनावपूर्ण नसें आखिरकार शांत होने लगी। धमाका। अनगिनत निगाहों के सामने लियू लिंग ने अचानक अपना हाथ उठाया और कड़ाही के ढक्कन पर मारा। तुरंत ढक्कन उड़ गया और उसके साथ 5वीं स्तरीय गोली के लिए अद्वितीय एक घनी सुगंध आई। कड़ाही से एक चमकदार लाल गोली निकली। लियू लिंग ने जल्दी से एक तैयार जेड बोतल पकड़ी और उड़ती हुई 5वीं स्तरीय गोली को पकड़ लिया। सफलता। बूहे ने वास्तव में एक खजाना पा लिया है। लियू लिंग की क्षमता निस्संदेह उसे भविष्य में एक असाधारण प्रतिभा बना देगी, जो जियामा साम्राज्य से आगे बढ़कर उत्तर पश्चिमी महाद्वीप और यहाँ तक कि मध्य मैदानों तक पहुंच जाएगी। अध्याय 392 रैंकिंग की घोषणा। मम्मा। फामा द्वारा लियू लिंग की प्रशंसा सुनने पर हाई बोडोंग ने दृढ़ता से सहमति में सिर हिलाया और आह भरी, आजकल क्या चल रहा है? सबसे पहले यान जियाओ है, जो अपनी कम उम्र के बावजूद डुकिंग स्तर के विशेषज्ञ से लड़ने की ताकत रखता है और चौथे स्तर की गोली को परिष्कृत करने की क्षमता रखता है। फिर स्टोन डेजर्ट सिटी में असाधारण प्रतिभा वाले एक छोटे से भाड़े के समूह के नेता की खबर फैली, जो यान जियाओ जितना मजबूत नहीं है, लेकिन उससे भी कम उम्र का है। और अब लियू लिंग उभरता है, जो एक ऐसी उम्र में 5वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बूढ़ी जिया, ये सभी प्रतिभाशाली लोग जियामा साम्राज्य से आते हैं, तुमने वास्तव में सोना पा लिया है। फामा ने जिया जिंगटियन की ओर मुड़ते हुए कहा, जो समान रूप से चकित थी। इन युवा व्यक्तियों की प्रतिभा के साथ यदि आप अवसर का लाभ उठाते हैं तो जियामा साम्राज्य उत्तर पश्चिमी महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक बन सकता है। ये सुनकर जिया जिंगटियन ने अपने हाथों को कप में भर लिया और हंसते हुए कहा, हाँ फामा, ओल्ड आइस, मैं आपके शब्दों को आशीर्वाद के रूप में लूंगा। इस समय लियू लिंग को सफलतापूर्वक अपनी गोली पूरी करते हुए देखने के बाद लगभग सभी को पता चल गया था कि गर्वित युवा के हाथों में परिष्कृत गोली वास्तव में 5वीं श्रेणी की गोली थी। छोटे यान, इस लड़के का कौशल वास्तव में दुर्जेय है। इस स्तर पर अगले 5 या 6 वर्षों में वह सेंट्रल प्लेन्स में सबसे भव्य कीमिया सम्मेलन में एक सभ्य रैंकिंग भी हासिल कर सकता है। उससे हारना कोई अपमान नहीं है। याओ लाओ की आवाज जियाओ यान की अंगूठी से आई, जो लियू लिंग की प्रशंसा से भरी थी। वह महसूस कर सकता था कि लियू लिंग की गोली में निहित ऊर्जा एक साधारण 5वीं श्रेणी की गोली की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। याओ लाओ की टिप्पणी के बिना भी जियाओ यान पहले से ही बहुत हिल गया था। ऐसी राक्षसी प्रतिभा ने उसे प्रतिस्पर्धा करने की बहुत कम इच्छा छोड़ी। वाह ओह। चौक के चारों ओर शोरगुल के बीच फामा ने ऊंचे मंच पर एक कदम आगे बढ़ाया। उसी समय प्राचीन घंटियां एक बार फिर से बज उठी। जैसे ही प्राचीन घंटियां गूंजी, सभी जल्दी से शांत हो गए और अपना ध्यान मंच पर खड़े बुजुर्ग की ओर लगाया। हे, अब जब अधिकांश प्रतियोगियों ने अपनी गोलियां पूरी कर ली हैं, तो यह आपकी गोलियों के प्रभावों का मूल्यांकन करने और इस प्रतियोगिता की अंतिम रैंकिंग निर्धारित करने का समय है। प्रतियोगियों, कृपया अपनी परिष्कृत गोलियां दिखाएं। फामा ने हल्के से ठहाका लगाया, फिर 2 उपाध्यक्षों के साथ मंच से नीचे उस चौक पर उतरे जहां प्रतियोगी खड़े थे। हर कोई, आप सभी ने अभी लियू लिंग की शोधन प्रक्रिया देखी होगी। ये पूरी प्रतियोगिता में एकमात्र 5वीं स्तरीय गोली है और यह एक सामान्य 5वीं स्तरीय गोली से भी अधिक प्रभावी है। इसलिए लियू लिंग को इस टूर्नामेंट का चैंपियन घोषित किया गया है। क्या किसी को आपत्ति है? लियू लिंग के बगल में खड़े होकर फामा ने अपनी हथेली में लटकी ड्रैगन फोर्स पिल की ओर इशारा किया। उनकी गहरी आवाज पूरे चौक में गूंज रही थी। फामा के शब्द कहने के बाद भीड़ में से असहमति की कोई आवाज नहीं उठी। इस टूर्नामेंट ने दर्शकों को अनगिनत झटके दिए, जो पहले कभी नहीं हुए। दूसरे स्थान के लिए यहाँ फामा की आवाज रुकी, फिर आगे बोली, दूसरे स्थान पर अभी भी फैसला नहीं हुआ है। हमें यान जियाओ और उस व्यक्ति की गोली की गुणवत्ता की जांच करनी होगी। उसने जियाओ जियान की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई दिए। ये वास्तव में हास्यास्पद था कि इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में अल्केमिस्ट एसोसिएशन को एक फाइनलिस्ट का नाम नहीं पता था, जिससे उनके प्रबंधन की आलोचना हो सकती थी।
आहम अहम। फामा ने अपनी असहजता को छिपाने के लिए हल्के से खांसा और अपने पीछे खड़े दो लोगों को इशारा किया। फामा के इशारे पर दो बड़े उपाध्यक्ष अलग हो गए, एक ज़ियाओयान की ओर और दूसरा ज़ियाओई ज़ियान की ओर। ज़ियाओयान और ज़ियाओई ज़ियान दोनों ने अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लिए अपनी गोलियां इकट्ठा करने में सहयोग किया। उन पर इतनी सारी निगाहें होने के कारण एसोसिएशन कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं कर सका। जल्द ही दोनों उपाध्यक्ष वापस लौटे, प्रत्येक ने एक गोली पकड़ी और फामा और लियूलिंग के पास खड़े हो गए। फामा ने ज़ियाओयान की गोली को देखा, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। उसने ज़ियाओयान को पहले दो प्रकार की लिप्टों का उपयोग करते देखा था और अनुमान लगाया कि वह संभवतः दो पंक्ति वाली हरी आत्मा की गोली को परिष्कृत करने का प्रयास कर रहा था। इस समय उस पर नजर डालने के बाद फामा ने जोर से घोषणा करने से पहले गोली की और जांच की। यान ज़ियाओ द्वारा परिष्कृत की गई गोली को ग्रीन स्पिरिट पिल कहा जाता है, जो चौथी श्रेणी की गोली है। इस विशेष गोली में दो रेखाएं हैं और यह एक डू प्रैक्टिशनर को डू ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकती है। यदि एक डू ग्रैंड मास्टर द्वारा इसका सेवन किया जाता है तो औषधीय प्रभावों से कोई प्रतिक्रिया नहीं होने के साथ उपयोगकर्ता की रैंक में एक स्टार की वृद्धि होने की थोड़ी संभावना है। एक गोली जो सीधे किसी की साधना को बढ़ा सकती है। ज़ियाओयान की गोली के बारे में फामा के मूल्यांकन को सुनकर भीड़ में से विस्मय की लहर उठी। ये स्पष्ट था कि ऐसी गोली की अत्यधिक मांग थी। भीड़ द्वारा अपनी गोली को पहचाने जाने को देखकर ज़ियाओयान को लगा कि उसकी भावनाएं कुछ हद तक शांत हो गई हैं। इसके बाद फामा ने अपना ध्यान ज़ियाओई ज़ियान की गोली की ओर लगाया। सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद फामा ने हार मानने के संकेत के साथ कहा, इस काले वस्त्र वाले व्यक्ति द्वारा परिष्कृत की गई गोली को पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल कहा जाता है, जो 3 पंक्ति वाली ग्रीन स्पिरिट पिल के बराबर एक शीर्ष चौथी स्तरीय गोली है। ये भी एक प्रकार की गोली है जो सीधे किसी व्यक्ति की ताकत को बढ़ा सकती है, लेकिन इसका प्रभाव डू ग्रैंड मास्टर स्तर के लोगों तक ही सीमित है। यदि उस स्तर का कोई व्यक्ति पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल का सेवन करता है तो वह अपनी ताकत को एक स्टार तक बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समान स्तर का कोई व्यक्ति बिना किसी महत्वपूर्ण प्रतिरोध को विकसित किए लगातार 2 गोलियां ले सकता है। इसका मतलब है कि यदि आप 2 पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल्स पा सकते हैं तो आप अपनी ताकत को लगातार 2 स्टार तक बढ़ा सकते हैं। फामा ने ज़ियाओई ज़ियान की गोली का परिचय देने के बाद भीड़ में विस्मय की एक और लहर दौड़ गई। हालांकि सतह पर पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल और 2 लाइन वाली ग्रीन स्पिरिट पिल के प्रभाव समान प्रतीत होते थे, लेकिन उन्हें लेने की परिस्थितियां अलग अलग थीं। इसलिए अगर किसी साधारण व्यक्ति को चुनना होता तो ज्यादातर लोग पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल को चुनते। इस प्रकार फामा द्वारा दोनों गोलियों के प्रभाव और गुणवत्ता की घोषणा करने के बाद दूसरे स्थान के लिए निर्णय लिया गया। हालांकि फामा अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास ये घोषणा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस अल्केमिस्ट प्रतियोगिता में दूसरा स्थान काले वस्त्र वाले व्यक्ति को जाता है। तीसरा स्थान यान ज़ियाओ। ओह, दर्शकों ने इसके पीछे के कारणों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। दर्शकों के रूप में वे केवल ये जानते थे कि घोषित किए गए नाम इस प्रतियोगिता के प्रतिभाशाली लोग थे। इस प्रकार जयकारे मजबूत लोगों के लिए प्रशंसा की अभिव्यक्ति थे। उस क्षण छोटी राजकुमारी ने एक गहरी सांस छोड़ी। अध्याय का अंत। अध्याय 393। ज़ियाओई ज़ियान की पहचान का खुलासा। मूल रूप से चौथी श्रेणी की गोली बनाने की उसकी क्षमता को पहले से ही एक उल्लेखनीय उपलब्धि माना जाता था, खासकर पिछली प्रतियोगिताओं की तुलना में। वह आश्वस्त थी, यहाँ तक कि उसने दावा भी किया कि अगर वह पहला स्थान नहीं जीत पाए तो कम से कम वह दूसरा या तीसरा स्थान तो हासिल कर ही लेगी। हालांकि वास्तविकता ने उसे तुरंत मुंह तोड़ जवाब दिया। दूसरा और तीसरा स्थान दोनों पहले ही ले लिया गया था। वह रहस्यमय व्यक्ति कौन है? आखिरी क्षण में कूद पड़ा, जिससे मैं शीर्ष 3 में भी नहीं आ सकी। छोटी राजकुमारी ने काले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर देखा और खुद से बुदबुदाने लगी। अगले ही पल फामा ने आखिरकार अपनी रैंकिंग की घोषणा की। टूर्नामेंट के चौथे स्थान पर जयामा साम्राज्य की राजकुमारी याओयू। ये सुनकर कि चौथा स्थान शाही राजकुमारी का है, कुछ दर्शक फिर से उत्साहित हो गए। उसकी उम्र को देखते हुए इतनी कम उम्र में इस स्तर तक पहुंचने वाली कोई भी महिला फार्मासिस्ट के रूप में अपने रास्ते पर भविष्य में शीर्ष 3 में से किसी एक को टक्कर दे सकती है। बधाई हो भाई लियो। उसकी रैंकिंग जानने के बाद छोटी राजकुमारी ने अपना मुंह ठीक किया और लियू लिंग को बधाई देने के लिए मुस्कुराई। हाँ, छोटी बहन यू एक, तुमने भी अच्छा किया। कुछ सालों में तुम निश्चित रूप से और भी अधिक हासिल करोगी। उसकी बधाई सुनकर लियू लिंग ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बदले में उसकी प्रशंसा की। क्या तुम सिर्फ स्पष्ट बात नहीं कह रही हो? बेशक, मैं 2 साल में और भी मजबूत हो जाऊंगी। छोटी राजकुमारी लियू लिंग की खोखली तारीफ पर अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाई। बधाई के बाद फामा ने उत्साह से लियू लिंग के कंधे पर थपथपाया और हंसते हुए कहा, लियू लिंग, तुम अपने गुरु से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली हो। शायद 2 साल से भी कम समय में तुम बूढ़े से भी आगे निकल जाओगी। खांसी मैं अपने गुरु से आगे निकल जाऊंगा। फामा की बातें सुनकर लियू लिंग ने चौंक कर प्रतिक्रिया व्यक्त की, लगभग अपनी ही लार में घुटते हुए। उसकी प्रतिक्रिया देखकर फामा ने कहा, चलो इतना संकोची मत बनो। हरा नीले से आगे निकल जाता है। अगर तुम अपने गुरु से आगे निकल गए तो बूढ़े मुझसे भी ज्यादा खुश होंगे। हाँ, आप बस मजाक कर रहे हैं चेयरमैन। लियू लिंग ने फामा की बातों को गंभीरता से न लेते हुए एक सूखी हंसी दी, क्योंकि गुहे की ताकत उसके दिमाग में गहराई से अंकित थी। मेरे गुरु किस तरह के व्यक्ति हैं? उनसे आगे निकल रहे हैं। सपने देखते रहो। जैसे जैसे फामा शीर्ष 10 की घोषणा करते रहे, टूर्नामेंट अपने अंत के करीब पहुंच गया। कई असफल प्रतियोगियों ने अपना सिर हिलाया और चौक से चले गए। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से लिटिल डॉक्टर इमोर्टल परिणाम घोषित होने के बाद भी वही रहे। अपनी ताकत के साथ क्या वह वास्तव में दूसरे स्थान के लिए उस छोटे से इनाम को प्राप्त करने के लिए रुकी हुई है? फामा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लिटिल डॉक्टर इमोर्टल को सावधानी से आते हुए देखा।
फामा और लियू लिंग के समूह पर रहस्यमय काले वस्त्र पहने व्यक्ति के संभावित हमले के बारे में चिंतित जिया जिंगटियान जल्दी से मंच से नीचे उतरे और खुद को फामा और लियू लिंग के बगल में खड़ा कर लिया। उस समय शायद उनकी हरकतों के कारण आसपास की भीड़ का ध्यान भी लिटिल डॉक्टर इमोर्टल की ओर गया। वह व्यक्ति वरिष्ठ भाई के पास क्यों आ रहा है? क्या ये गलत इरादे से हो सकता है? परदादा और चेयरमैन फामा के हाव भाव, क्या इसका मतलब है कि काले वस्त्र पहने व्यक्ति में कुछ गड़बड़ है? ऊंचे मंच पर चौक में शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच सूक्ष्म तनाव को देखते हुए नालन यानरान और राजकुमारी याओये ने माहौल में बदलाव महसूस किया। ज़ियाओ यान भी पलटा, लिटिल डॉक्टर इमोर्टल को आश्चर्य से देखा। इससे पहले याओ लाओ ने उसे चेतावनी दी थी, यह उल्लेख करते हुए कि यह काले वस्त्र वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और उसके पास भयानक शक्ति हो सकती है। जब उसने काले वस्त्र पहने व्यक्ति को धीरे धीरे आते देखा तो चौक में लियू लिंग और नालन यानरान जो वीआईपी सीटों से खड़े थे, दोनों के दिमाग में एक परिचित सिलहूट चमक उठा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस व्यक्ति की हरकतें जूनियर सिस्टर जियान एयर से मिलती जुलती हैं? लियू लिंग ने खुद से बड़बड़ाया। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, उसके बगल से एक साथ दो आवाजें गूंजी। वहां रुको, तुम्हारा इनाम तुम्हें जल्द ही दिया जाएगा। बेहतर होगा कि तुम कोई भी जल्दबाजी में कदम न उठाओ। फामा और जिया जिंगटियान के स्वर से लियू लिंग ने सावधानी के संकेत देखे। वास्तव में जैसे ही काले वस्त्र पहने व्यक्ति उनके 15 मीटर के भीतर आया, युद्ध ऊर्जा की अदृश्य धाराएं चुपचाप फामा और जिया जिंगटियान के हाथों में इकट्ठा होने लगी। वरिष्ठ भाई, चैंपियनशिप जीतने पर बधाई। अचानक काले वस्त्र पहने व्यक्ति से एक स्पष्ट और मधुर युवा लड़की की आवाज आई। चैंपियन, वरिष्ठ भाई, क्या वो लियू लिंग की बात कर रही है? यह आवाज सुनकर सभी को भ्रम की लहर महसूस हुई और उन्होंने जिज्ञासा से लियू लिंग को देखा। इस समय लियू लिंग के चेहरे पर अत्यधिक खुशी का भाव दिखाई दिया। बड़े मुस्कुराते हुए उसने अपने आसपास की हैरान कर देने वाली निगाहों को नजरअंदाज किया और उत्साह से चिल्लाया, जूनियर सिस्टर ज़ियाओ जियान, मुझे अंदाजा लगाना चाहिए था कि यह आप ही हैं। जैसे ही उसने बात की, काले रंग की पोशाक पहने व्यक्ति रुक गया और फिर एक जोड़ी पतले गोरे हाथ बड़े आकार के लिबादे से निकले, धीरे धीरे काले हुड को ऊपर उठाते हुए। ज़ियाओ जियान का नाजुक और सुंदर चेहरा तुरंत सभी के सामने आ गया। हाँ, ये वास्तव में सीनियर सिस्टर है। वीआईपी सेक्शन में अपनी जगह से भी थोड़ी दूर खड़ी नालन यानरान ने ज़ियाओ जियान को तुरंत पहचान लिया और उत्साह से उछल पड़ी। लियू लिंग, यहाँ क्या हो रहा है? ये रहस्यमय व्यक्ति आपकी जूनियर बहन कैसे है? लियू लिंग, कोई गलती मत करना, यह महिला बहुत कुशल है और विश्वविद्या का अभ्यास करती है। वह चुयुन साम्राज्य की कोई धोखेबाज हो सकती है। जियो जियान का असली रूप देखकर फामा और जिया जिंगटियान को अभी भी थोड़ी सी सतर्कता महसूस हुई। अगले ही पल दोनों ने लगभग एक साथ ही अपने विचार लियू लिंग को प्रेषित कर दिए। मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? वह मेरे गुरु जूनियर सिस्टर जियो जियान की दूसरी शिष्या है। उसने चुयुन साम्राज्य में प्रशिक्षण लेते हुए 1 साल बिताया है। लियू लिंग ने फामा और जिया जिंगटियान को सहजता से उत्तर दिया और सीधे ज़ियाओ जियान की ओर चल पड़ा। मत करो, जिया जिंगटियान लियू लिंग को संभावित खतरे के बारे में चेतावनी देने ही वाला था कि उसने देखा कि लियू लिंग और ज़ियाओ जियान एक दूसरे को हाई फाइव देने के लिए आगे बढ़े, फिर उत्साह से बातचीत करने लगे। जूनियर सिस्टर ज़ियाओ जियान, तुमने इस चाल से मुझे सच में अंधेरे में रखा। लियू लिंग ने झुंझलाहट के साथ कहा। वरिष्ठ भाई, मुझे खेद है। मुझे बस ये चिंता थी कि अगर आपको पता चल गया कि मैं भी अल्केमिस्ट टूर्नामेंट में भाग ले रहा हूँ तो आप मेरी खातिर पीछे हट जाएंगे। इसलिए मैंने इस दृष्टिकोण के बारे में सोचा। मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। ज़ियाओ जियान ने थोड़ा माफी मांगते हुए समझाया। उनकी बातचीत विशेष रूप से छिपी हुई नहीं थी, इसलिए आसपास के कुछ लोग इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। क्या ये वास्तव में वही व्यक्ति है? जैसे ही फामा और जिया जिंगटियान ने ज़ियाओ जियान की कोमल आवाज सुनी, उनकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। उन्हें मुश्किल से यकीन हो रहा था कि यह मृदुभाषी युवती वही शक्तिशाली और भयंकर जहर गुरु थी जिसका सामना उन्होंने पिछली रात किया था। अध्याय 394, टूर्नामेंट का समापन। वरिष्ठ और कनिष्ठ शिष्यों का पुनर्मिलन। कनिष्ठ बहन ज़ियाओ जियान, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी साधना अब किस स्तर पर पहुंच गई है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वे दो बूढ़े लोग तुमसे बहुत सावधान लग रहे हैं। लियू लिंग ने ज़ियाओ जियान से धीरे से फुसफुसाया। वरिष्ठ भाई, जब मैं तुम्हें बताऊं तो बहुत उत्साहित मत हो जाना। ज़ियाओ जियान ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया। मैं नहीं करूंगा। क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूं जिसने कभी दुनिया नहीं देखी? लियू लिंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, फिर ज़ियाओ जियान के करीब झुक गया। ज़ियाओ जियान उसके कान के पास झुक गया और धीरे से फुसफुसाया। वरिष्ठ भाई, मेरी वर्तमान साधना का स्तर 8 सितारा डू सम्राट है। क्या E8? ज़ियाओ जियान का उत्तर सुनकर लियू लिंग ने इतनी जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की कि वह थोड़ा उछल पड़ा और उसे पूरी तरह से अविश्वास में घूरने लगा। उनके साथ क्या हो रहा है? लियू लिंग अचानक हकलाते हुए क्यों बोला ई? क्या इसका कोई मतलब है? लियू लिंग की प्रतिक्रिया देखकर ज़ियाओ यान हैरान हो गया। जब ज़ियाओ यान सोच रहा था तो अचानक उसके दिमाग में याओ लाओ की आवाज गूंजी। ज़ियाओ यान, जियामा साम्राज्य के गुहे में कुछ असामान्य बात है। ये पहले से ही प्रभावशाली है कि उसने लियू लिंग को प्रशिक्षित किया, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि वह रहस्यमयी काले वस्त्र वाली आकृति भी उसकी शिष्य निकली। शिक्षक, आपके लहजे से ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि यह काले वस्त्र वाली लड़की लियू लिंग से भी बेहतर है, लेकिन सच तो यह है कि लियू लिंग ने 5वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत किया, जबकि उस काले वस्त्र वाली लड़की ने केवल 4थी कक्षा की गोली को ही परिष्कृत किया। उसे पीछे रहना चाहिए था। ज़ियाओ यान ने ज़ियाओ जियान के लिए याओ लाओ की अत्यधिक प्रशंसा से आश्चर्यचकित होकर पूछा। बच्चे, मैंने कब कहा कि मैं उनकी कीमिया कौशल की तुलना कर रहा हूँ? मैं उनकी साधना के स्तर के बारे में बात कर रहा था। याओ लाओ ने कुछ नाराज होकर जवाब दिया। उनकी साधना? बिल्कुल। क्या तुमने देखा कि जब वह पास आई तो उन दो बूढ़े लोगों ने कैसा व्यवहार किया? वे स्पष्ट रूप से सावधान थे।
दो उच्च स्तरीय डू सम्राट विशेषज्ञों के लिए इतनी जल्दी चौकन्ना होना, उसकी ताकत उल्लेखनीय होनी चाहिए, याओ लाओ ने गंभीर स्वर में विश्लेषण किया। अगर ऐसा है तो उसके पास उच्च स्तरीय डू सम्राट की ताकत भी होनी चाहिए। अगर उसके द्वारा प्रशिक्षित शिष्य इतने मजबूत हैं तो उनके गुरु किमिया राजा गुहे निश्चित रूप से एक डू पूर्वज शक्तिशाली व्यक्ति होंगे। जियाओ यान ने एक तेज सांस ली। अगर उन दो बूढ़े लोगों की प्रतिक्रियाएं वास्तविक हैं और ये लड़की वास्तव में केवल 17 या 18 वर्ष की है, ऐसी प्रतिभा की कल्पना करना कठिन है। सचमुच एक सहस्राब्दी में एक बार होने वाली विलक्षण प्रतिभा, याओ लाओ ने विस्मय में टिप्पणी की। उस समय विशाल चौक के पार फामा और जिया जिंगतियान ने समान अटकलें लगाईं। बूढ़ी जिया, अगर ये लड़की भाग्य के एक झटके से बदली गई कोई जादुई जानवर नहीं है तो हम सभी उस बच्चे गुहे द्वारा मूर्ख बनाए गए हैं, फामा ने जिया जिंगतियान को अपने विचार प्रेषित करते हुए कहा। वास्तव में अगर ऐसा है तो गुहे पहले से ही डू पूर्वज स्तर तक पहुंच गया होगा। जिया जिंगतियान ने फामा से सहमति जताई। देवी और सज्जनों, टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है, कृपया तितर बितर हो जाएं। जिया जिंगतियान के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद फामा ने किसी भी विस्फोटक खबर को लीक होने से रोकने के लिए भीड़ को तितर बितर करने का फैसला किया। दर्शकों को हटाने के बाद फामा ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाले शेष किमियागरों की ओर रुख किया और कहा, आपके पुरस्कार गिल्ड के सदस्यों द्वारा आपके आवास पर पहुंचा दिए जाएंगे। फामा के इरादे को समझते हुए किमियागरों ने अपना सामान इकट्ठा किया और चौक से चले गए। चेयरमैन फामा, एल्डर जिया, मैं भी विदा लेता हूँ। जियोयान ने यह बात समझी, अपना सामान पैक किया और चौक से चला गया। जब लियू लिंग अपने शुरुआती आश्चर्य से उभरा तो उसने वीआईपी सेक्शन में एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और हंसते हुए कहा, जूनियर सिस्टर जियोई जियान, जूनियर सिस्टर यानरान भी यहाँ हैं। मैंने पहले ही जूनियर सिस्टर यानरान को देख लिया है। सीनियर ब्रदर, चलो उसे बुलाते हैं और मास्टर को देखने के लिए एक साथ संप्रदाय में वापस जाते हैं। जियोई जियान ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा, लियू लिंग की ओर मुड़ने से पहले दूरी पर नलन यानरान की ओर हाथ हिलाते हुए। ठीक है, ये जानते हुए कि टूर्नामेंट के पुरस्कार वितरित होने में कुछ समय लगेगा, लियू लिंग का अधिक समय तक रुकने का कोई इरादा नहीं था। सहमति में सिर हिलाते हुए वह और जियोई जियान वीआईपी सेक्शन की ओर साथ साथ चलने लगे। लियू लिंग, एक पल रुको। तभी फामा ने उसे पुकारा। चैंपियनशिप का पुरस्कार हमेशा से मेरे पास रहा है, इसलिए मैं उसे सौंप दूंगा, यह अब तुम्हारे पास है। लियू लिंग को रुकते और पीछे देखते हुए फामा ने अपना हाथ अपनी स्टोरेज रिंग पर फिराया और उसकी हथेली में एक बैंगनी चांदी का स्क्रॉल दिखाई दिया। स्क्रॉल को धीरे से सहलाते हुए फामा मुस्कुराया और कहा, ये चैंपियन का इनाम है, 6ठी कक्षा की गोली सोल फ्यूजन पिल की रेसिपी। यह अब तुम्हारा है। इसके साथ फामा ने अपनी उंगली हिलाई जिससे स्क्रॉल एक चांदी की लकीर की तरह लियू लिंग की ओर उड़ गया। धन्यवाद। फामा द्वारा फेंके गए स्क्रॉल को पकड़ते हुए लियू लिंग ने बिना देखे ही कीमती स्क्रॉल को अपनी स्टोरेज रिंग में रखने से पहले धन्यवाद की एक सहज झलक दिखाई। कारण लियू लिंग के पास अपनी याददाश्त में 6ठी कक्षा की गोलियों की बहुत सारी ऐसी ही रेसिपी संग्रहित थी। टूर्नामेंट में भाग लेने का पुरस्कारों से कोई लेना देना नहीं था, वह बस अपने गुरु गुहे द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा कर रहा था। सुनो, जब तुम वापस जाओ तो अपनी आत्मा की शक्ति से पुस्तक की सामग्री को पढ़ने में जल्दबाजी मत करना। इसे पढ़ने के बाद मुझे भी थोड़ा चक्कर और हल्कापन महसूस हो रहा है। फामा ने एक दोस्ताना अनुस्मारक दिया। समझ गया चेयरमैन फामा। लियू लिंग ने हाथ हिलाया और चलते हुए आगे बढ़ गया। जब लियू लिंग और शियाओई जियान चौक के किनारे पहुंचे तो नालन यानरान भी ऊंची सीढ़ियां उतरकर उनके साथ आ गई। उसके बगल में एक और लंबी, ठंडी और सुंदर महिला थी। लियू लिंग, बधाई। राजकुमारी याओ ये लियू लिंग को बधाई देने वाली पहली महिला थी। बाद में नालन यानरान ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए शियाओई जियान को देखा और कहा, वरिष्ठ बहन शियाओन, 1 साल से ज्यादा हो गया है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। इसके साथ ही नालन यानरान आगे बढ़ी, बाहें फैलाई और शियाओई जियान को कसकर गले लगा लिया। ये प्रदर्शन देखकर राजकुमारी याओई कुछ हैरान दिखी। चूंकि बहुत कम लोग जानते थे कि नालन यानरान गुहे की शिष्या बन गई थी और ये देखते हुए कि वो पिछले 1 साल से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण ले रही थी, ये स्वाभाविक ही था कि राजकुमारी याओई अंधेरे में ही रही। अध्याय 395। तीनों एक साथ संप्रदाय में वापस लौटे। यानरान, क्या तुम हमारा परिचय नहीं कराओगी? थोड़ी देर बाद राजकुमारी याओई ने हल्की मुस्कान के साथ बात की। राजकुमारी की बातें सुनकर नालन याओई ने परिचय देने के लिए मुड़कर कहा, राजकुमारी याओई, यह मेरी दूसरी बड़ी बहन जियाओ यिक्सिन है। तो आप तीनों किमिया राजा गुहे की शिष्या हैं। राजकुमारी याओई कुछ हैरान लग रही थी। पहले चौक में उसने लियू लिंग और जियाओ यिक्सिन के बीच बातचीत नहीं सुनी थी। उसने केवल ये देखा कि लियू लिंग और जियाओ यिक्सिन करीब लग रहे थे, जैसे कि वे एक दूसरे से मिल रहे हों। हाँ, मैं शामिल होने वाली तीसरी थी और हमारी एक छोटी छोटी बहन भी है जो मेरे बाद शामिल हुई, नालन यानरान ने खुले तौर पर स्वीकार किया। नालन यानरान के परिचय के बाद राजकुमारी याओई ने अपनी नजर जियाओ यिक्सिन पर घुमाई। उसने अपना पतला सुंदर हाथ आगे बढ़ाया और उसका अभिवादन किया। मैं तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हें सिस्टर जियान कहूँ? ठीक है राजकुमारी याओई, अब से तुम मुझे यही कह सकती हो, जियाओ यिक्सिन ने जवाब में थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि जियाओ यिक्सिन का स्वर शांत था, राजकुमारी याओई ने उसके शब्दों में गरिमा की एक सूक्ष्म भावना देखी। लगभग ऐसा लगा जैसे उसके स्वर में एक अव्यक्त अधिकार था जिसमें असहमति के लिए कोई जगह नहीं थी। गुहे की शिक्षण पद्धतियां वास्तव में उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने तुम तीनों को इतनी उत्कृष्टता के साथ प्रशिक्षित किया है। आज लियू लिंग और सिस्टर जियान ने टूर्नामेंट में शीर्ष 2 स्थान प्राप्त किए हैं। मैंने तुम दोनों के जश्न के लिए एक भोज तैयार किया है। राजकुमारी याओई ने उनसे संपर्क करने का अपना असली उद्देश्य बताया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने गुरु से मिलने के लिए जल्दी से वापस जा रहे हैं, जियाओ यिक्सिन ने बिना कुछ सोचे मना कर दिया। जियाओ यिक्सिन के इनकार को देखकर राजकुमारी याओई ने नालन यानरान और लियू लिंग की ओर देखा, जो अब तक चुप थे।
अगली बार राजकुमारी याओ, आज हमारे पास वास्तव में समय नहीं है। निलान यानरान ने भी अपना सिर हिलाया, वे प्रभारी हैं। लियू लिंग ने लापरवाही से बोलते हुए कंधे उचका दिए। तीनों के रवैये को देखते हुए राजकुमारी याओ ने हार मानते हुए आह भरी, ठीक है, फिर अगली बार जब आप शाही राजधानी में हो तो मुझे जरूर बताएं। हाँ जरूर, नालन यानरान ने जवाब दिया, और इसके साथ ही वह लियू लिंग और सियाओ यिक्सिन यूनलान संप्रदाय की ओर वापस चल दिए। शाही राजधानी और यूनलान संप्रदाय के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए कुछ ही देर में वे तीनों बातें करते और हंसते हुए उस छोटे से प्रांगण में पहुंच गए जहां गूहे रहा करते थे। गूहे, जो पहले से ही उनके पहाड़ पर चढ़ने के समय से ही उनके लौटने के बारे में जानता था, प्रांगण में उनका इंतजार कर रहा था। शिष्यों ने गुरु को अपना सम्मान दिया। नमस्कार गुरु, नमस्कार गुरु। प्रांगण में सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति को देखकर तीनों ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। हाँ, आप सब वापस आ गए, अद्भुत। 1 साल के अंतराल के बाद गूहे अपने 3 शिष्यों को फिर से मिलते देखकर बहुत खुश हुआ। 2 दिन पहले ज़ियाओ यिन यूनलान संप्रदाय में वापस आ गया था और उसने गूहे को सूचित किया था कि ज़ियाओ यिक्सिन जल्द ही आ जाएगा। अब आखिरकार ज़ियाओ यिक्सिन को व्यक्तिगत रूप से देखकर गूहे आश्चर्यचकित हो गया और चुपचाप उसके दुखद जहर शरीर की शक्ति पर आश्चर्यचकित हो गया। गूहे के सभी शिष्यों में सबसे उच्च साधना स्तर वाली निस्संदेह रानी मेडुसा थी, लेकिन ये काफी हद तक उसके उच्च प्रारंभिक बिंदु के कारण था। दूसरी ओर ज़ियाओ यिक्सिन केवल 2 वर्षों में एक शुरुआती से 8 सितारा डू सम्राट बन गई थी, एक ऐसी गति जो पूरे महाद्वीप में बेजोड़ है। बेशक ज़ियाओ यिक्सिन की तीव्र प्रगति आंशिक रूप से गूहे के मार्गदर्शन के कारण थी, लेकिन उसके अपने अनूठे अवसरों के कारण भी थी। आखिरकार दुखद जहर शरीर वाले किसी व्यक्ति के लिए एक प्राचीन जहर ऋषि द्वारा छोड़े गए विषैले सार को विरासत में पाना एक जबरदस्त आशीर्वाद है। इस बार आप तीनों ने अपने प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हालांकि इससे आपको अहंकारी न बनने दें। इस महाद्वीप पर आपसे अधिक प्रतिभा और उच्च साधना वाले बहुत से लोग हैं। गूहे ने अपने शिष्यों की संक्षेप में प्रशंसा की, फिर तुरंत उन्हें सलाह दी कि वे अपनी वर्तमान उपलब्धियों से संतुष्ट न हों। हाँ गुरु, हम आपके मार्गदर्शन पर ध्यान देंगे। गूहे के बोलने के बाद लियू लिंग, शियाओ यिक्सिन और नालन यानरान ने एक स्वर में उत्तर दिया। जियान एर, आपने इस प्रशिक्षण के दौरान सबसे अधिक कार्य पूरे किए हैं। मुझे आपको उचित रूप से पुरस्कृत करना चाहिए। गूहे ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए शियाओ यिक्सिन को अपने पास आने का इशारा किया। धन्यवाद गुरु। ये सुनकर शियाओ यिक्सिन का चेहरा एक चमकदार मुस्कान से चमक उठा और वह जल्दी से गूहे के पास पहुंची। आपकी साधना अब 8 सितारा डू सम्राट स्तर तक पहुंच गई है, जिसका अर्थ है कि आपको शक्ति के एक मजबूत हस्तांतरण को संभालने में सक्षम होना चाहिए। इस अवसर का अच्छी तरह से लाभ उठाओ और डू पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करो। गूहे ने शांति से कहा और अपना हाथ ज़ियाओ यिक्सिन के चिकने माथे पर रखा। एक डू पूर्वज, कितना रोमांचक। ज़ियाओ यिक्सिन ने अपनी आंखें बंद करके और शक्ति हस्तांतरण की तैयारी में खुद को शांत करते हुए बड़बड़ाया। जैसे ही वह बैठी, गूहे की हथेली से एक शक्तिशाली लेकिन कोमल ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई। मैं पहले से ही 8 सितारा डू सम्राट स्तर पर हूँ, फिर भी मेरे गुरु द्वारा हस्तांतरित की जा रही ऊर्जा अभी भी बहुत विशाल लगती है। उसने सोचा, पूरी तरह से ऊर्जा को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया। लियू लिंग और नालन यानरान की चौकस निगाहों के नीचे ज़ियाओ यिक्सिन की आभा जल्दी ही एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई। स्वर्ग और पृथ्वी से आसपास की ऊर्जा तेजी से इकट्ठा होने लगी और जल्द ही आंगन के ऊपर कई दर्जन मीटर चौड़ा एक विशाल ऊर्जा भंवर दिखाई दिया। स्वर्ग और पृथ्वी में इस चौंकाने वाली घटना को यूनलान संप्रदाय के सभी लोगों ने तुरंत देखा। एक के बाद एक आश्चर्यचकित निगाहें उस दिशा की ओर मुड़ गईं। क्या हो रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा इतनी उथल पुथल में क्यों है? वह दिशा, ऐसा लगता है कि यह हेल्डर गूहे के क्षेत्र से आ रही है। यूनलान संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों ने दूर आकाश में बन रहे विशाल ऊर्जा भंवर की ओर उत्सुकता से देखा। एल्डर गूहे एकांत प्रशिक्षण में है, कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। उसी समय सभी के मन में एक ठंडी और अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी। ये संप्रदाय के नेता की आवाज है। आदेश देने वाली शक्ति से भरी इस आवाज को सुनकर सभी बुजुर्ग और शिष्य अपनी राह पर रुक गए। ये स्पष्ट रूप से एक सफलता का संकेत है, लेकिन एल्डर गूहे किस स्तर तक पहुंचकर इतनी भयानक घटना को अंजाम दे सकते हैं? वास्तव में जब संप्रदाय के नेता ने उस समय डू सम्राट को तोड़ा था तो ये लगभग इतना तीव्र नहीं था। जैसा कि यूनलान संप्रदाय के बुजुर्गों ने धीमी आवाज में चर्चा की, विशाल ऊर्जा भंवर जो अभी अभी बना था, अचानक बिना किसी चेतावनी के बिखर गया। अध्याय का अंत। अध्याय 396। ज़ियाओ यिक्सिन ने डू पूर्वज तक पहुंच बनाई। वह घटना अचानक क्यों गायब हो गई? क्या एल्डर गूहे अपनी सफलता में विफल हो गए? हाँ, आमतौर पर सफलता के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से भारी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। एल्डर गूहे की सफलता से होने वाली गड़बड़ी इतनी तीव्र थी कि इसे कम से कम आधे दिन तक चलना चाहिए था, फिर भी ये केवल 1 मिनट तक चली। संप्रदाय के नेता ने हमें उन्हें परेशान न करने का निर्देश दिया, इसलिए हमें खुद को बहुत अधिक चिंतित नहीं करना चाहिए। संप्रदाय के नेता सब कुछ संभाल लेंगे। जब यूनलान संप्रदाय के बुजुर्गों ने चर्चा की कि गूहे के आंगन के पास क्या हो रहा था, तो ज़ियाओ यिक्सिन की आभा पहले ही बदल चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा समय में वह 8 सितारा डू सम्राट से आगे निकलकर डू पूर्वज बन गई। 18 वर्ष से कम उम्र का डू पूर्वज एक दुर्लभ वस्तु थी, यहाँ तक कि प्राचीन शाही कुलों में भी जो अपने श्रेष्ठ वंश पर गर्व करते थे। इसके अलावा ज़ियाओ यिक्सिन की आभा डू पूर्वज तक पहुंचने के बाद भी बढ़ती रही। कुछ ही समय में वह 2 सितारा डू पूर्वज बन गई। उसके पीछे लियू लिंग और नालन यानरान विस्मय में देख रहे थे। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई थी। जूनियर सिस्टर ज़ियानर की आभा लगभग ज़ियाओ जिन के बराबर है, यह अविश्वसनीय है। लियू लिंग ने बड़बड़ाया। जब गूहे ने पहली बार ज़ियाओ यिक्सिन को संप्रदाय में लाया तो वह अभी एक शुरुआती योद्धा के रूप में आगे बढ़ी थी। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि केवल 2 वर्षों में वह इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी।
लियूलिंग और नालन यानरान की चकित निगाहों के नीचे बूहे ने आखिरकार जियाओ यिक्सियन के माथे से अपना हाथ हटा लिया। एक 3 सितारा डूपूर्वज शिखर जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, बूहे ने सोचा, शक्ति हस्तांतरण को रोकते हुए अंदर ही अंदर आहें भरते हुए। उस पल उसके दिमाग में एक सूचना गूंजी, 200 साल की साधना। हालांकि यह साधना प्रतिफल उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि कैलिन को सत्ता सौंपने से उसे 500 साल मिले थे, फिर भी गुहे रोमांचित था। अगर हाल ही में जियाओ यिक्सियन की साधना प्रगति इतनी तेज नहीं होती और अगर उसे स्थिर होने के लिए और समय मिलता तो वह और भी ज्यादा शक्ति को अवशोषित कर सकती थी। अगले ही पल उस विशाल ऊर्जा से पूरी तरह से लीन जियाओ यिक्सियन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नजर खुशी से भर गई। मास्टर, क्या जियानेर अब वाकई मजबूत नहीं है? जियाओ यिक्सियन ने प्रसन्नता से पूछा। पूरे जियामा साम्राज्य में यूनिलान संप्रदाय को छोड़कर आप सबसे मजबूत हैं, बूहे ने प्रशंसा की। आह, बस इतना ही। जियानेर वास्तव में अब चुयुन साम्राज्य की शासक है। यहाँ तक कि छिपे हुए 10,000 जहर संप्रदाय ने भी हार मान ली है, जियाओ यिक्सियन ने निराशा का दिखावा करते हुए जवाब दिया। सच में वह अच्छी तरह से जानती थी कि जियाओ येन की तरह कई शक्तिशाली आकार बदलने वाले जादुई जानवर यूनिलान संप्रदाय में रहते थे जिनकी ताकत के बारे में वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। हालांकि जियाओ यिक्सियन ने मान लिया था कि जियाओ येन एक बहुत ही दुर्जय डूपूर्वज होगी, अगर वह डूपूजक भी नहीं है, क्योंकि उसके आभा ने अकेले ही स्कॉर्पियन बिटर स्वॉर्ड चुयून साम्राज्य के 4 सितारा डूपूर्वज स्तर के बुजुर्ग को बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। चुयून साम्राज्य का शासक बूही क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने इस प्रशिक्षण के दौरान जियाओ यिक्सियन से कोई शक्ति स्थापित करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उसने खुद को उम्मीद से भी आगे जाने का काम सौंपा था। 10,000 जहर संप्रदाय को अपने अधीन कर लिया था। चुयून साम्राज्य में जियाओ यिक्सियन का प्रभाव अब सर्वोच्च था और अन्य सभी शक्तियां किनारे कर दी गई थी। हाँ, बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आपने अपना प्रशिक्षण पूरा करने से पहले ही ऐसा साम्राज्य बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, बूहे ने संतुष्ट मुस्कान के साथ जियाओ यिक्सियन की सिर को थपथपाते हुए कहा। अपने भयानक जहर शरीर के साथ जहर का सेवन करना जियाओ यिक्सियन के लिए रैंक में आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका था। इनको खोजने के लिए अकेले अपने प्रयासों पर निर्भर रहना धीमा होता, लेकिन अब पूरे देश के संसाधनों की मदद से उसकी प्रगति और भी तेज होगी। पास में खड़े लियूलिंग और नालन यानरान ने जियाओ यिक्सियन और बूहे के बीच बातचीत सुनी और दोनों हिल गए। चुयून साम्राज्य का शासक ये जियामा साम्राज्य के सम्राट से भी अधिक ऊंचा दर्जा है। जूनियर बहन ने इतना अच्छा किया है, फिर भी मैं यहाँ सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई हूँ, अभी भी एक छोटे से भाड़े के समूह का मुखिया हूँ, लियूलिंग ने सोचा, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए। यहाँ तक कि अल्केमिस्ट टूर्नामेंट जीतने की उनकी हाल की उपलब्धि भी अब उतनी संतोषजनक नहीं लगती। दूसरी ओर नालन यानरान लियूलिंग की मिश्रित भावनाओं को साझा नहीं करती थी। वह बस जियाओ यिक्सियन की ताकत से विस्मित थी। जियाओ यिक्सियन को शक्ति हस्तांतरित करने के बाद बूहे ने उसे कई अन्य वस्तुएं उपहार में दी। मास्टर, जूनियर सिस्टर किंगलिन यहाँ क्यों नहीं है? क्या उसे भी प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजा गया है? कई पुरस्कार प्राप्त करने के बाद जियाओ यिक्सियन ने आंगन के चारों ओर देखा और बूहे से हैरान होकर पूछा। नहीं, वह लड़की किंगलिन अभी भी बाहर प्रशिक्षण के लिए बहुत छोटी है। जब आप प्रशिक्षण के लिए बाहर गए थे तो वह पीछे की पहाड़ पर रही, बूहे ने समझाया। मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। इसके साथ ही बूहे ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उनके सामने एक काली काली स्थानिक दरार खोल दी। बहुत बढ़िया, वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहन, चलो चलें। जियाओ येन के साथ बहुत समय बिताने के बाद जियाओ यिक्सियन पहले से ही स्थानिक दरारों में प्रवेश करने की आदी हो चुकी थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के थोड़े घबराए हुए नालन यानरान और लियूलिंग को हाथों से पकड़कर दरार में कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, जियाओ यिक्सियन ने अपने हाथों से दुर्जय डू की एक लहर छोड़ी, जिससे लियूलिंग और नालन यानरान के चारों ओर सुरक्षा कवच बन गया। ये पहली बार था जब लियूलिंग और नालन यानरान ने इस तरह की शून्य जैसी दुनिया में प्रवेश किया था, और जबकि वे उत्सुक महसूस कर रहे थे, वे कुछ हद तक आशंकित भी थे। हालांकि जियाओ यिक्सियन के संरक्षण में दोनों को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। जब उनके आसपास का माहौल अचानक उज्ज्वल हो गया तो उन्होंने खुद को नौरंग की घाटी में पाया। यहाँ की ऊर्जा बहुत सघन है। यह बाहर की तुलना में कम से कम दर्जनों गुना अधिक सघन है। घाटी में प्रवेश करते ही तीनों को तुरंत उस क्षेत्र में व्याप्त सघन ऊर्जा ने प्रभावित कर दिया। वरिष्ठ भाई, द्वितीय वरिष्ठ बहन, तृतीय वरिष्ठ बहन, आप वापस आ गए। किंगलिन, जो बैठी हुई साधना कर रही थी, जल्दी से उठ खड़ी हुई। जब उसने तीनों को वापस आते देखा तो वह उत्साह से दौड़ी। जूनियर बहन किंगलिन बड़ी हो गई है और उसकी साधना भी बहुत आगे बढ़ गई है। थोड़ी लंबी किंगलिन को देखकर तीनों ने उसे गर्मजोशी से देखा। उनकी प्रशंसा सुनकर किंगलिन का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगली बार जब वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ बहनें प्रशिक्षण के लिए बाहर जाएंगी तो किंगलिन आपके साथ शामिल हो सकती है। ठीक है छोटी जूनियर बहन, आप पहले से ही कई आम लोगों से ज्यादा मजबूत हैं। ओह, वैसे मेरे पास आपके लिए कुछ चीजें हैं। जैसे ही उसने बात की, लियूलिंग ने अपनी स्टोरेज रिंग से 3 जेड बोतलें निकाली और उन्हें किंगलिन को सौंप दिया। अध्याय का अंत, अध्याय 397, यूनिलान संप्रदाय की नींव। इन 3 जेड बोतलों की सामग्री अमृत है जो डू प्रैक्टिशनर स्तर पर किसी की साधना को बेहतर बना सकती है। वे आपके लिए बहुत मददगार होनी चाहिए। लियूलिंग ने किंगलिन को तीनों अमृतों के प्रभावों का वर्णन करते हुए धीरे से समझाया। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, आप बहुत दयालु हैं। किंगलिन ने अमृत को प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया, जरा भी शर्म नहीं की। लियूलिंग द्वारा अपना उपहार प्रस्तुत करने के बाद जियाओ यिक्सियन और नालन यानरान ने भी बारी बारी से किंगलिन के लिए अपने उपहार निकाले। फिर तीनों ने चारों ओर देखा और देखा कि जियाओ येन, जियाओ जिन और फ्लेम ड्रैगन भी घाटी में साधना कर रहे थे। यूनिलान संप्रदाय की यह खजाना भूमि उनकी नींव चुयून साम्राज्य के संप्रदायों से अतुलनीय है।
ज़ियाओ यिक्सियन ने खुद से सोचा जब वह इंद्रधनुष घाटी के चारों ओर घूम रही थी, विस्मय से भरी हुई। यहाँ न केवल प्राकृतिक ऊर्जा बाहरी दुनिया की तुलना में दर्जनों गुना अधिक मजबूत थी, बल्कि ऊर्जा कुंड के ऊपर इंद्रधनुषी पवित्र कमल भी था, जो व्यक्ति की साधना में चमत्कारी सहायता प्रदान करता था। उसने 7वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भरा एक औषधीय उद्यान भी देखा और अंत में 18 विषैले सिकाडा एक भयंकर आभा बिखेर रहे थे। ये विषैले सिकाडा पूरी तरह से परिपक्व नहीं लगते हैं, फिर भी उनकी ताकत पहले से ही 6 स्तर तक पहुंच चुकी है। सिकाडा की शक्ति को देखकर ज़ियाओ यिक्सियन चिंता की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। थोड़ा और समय दिया जाए तो ये 18 जीव अकेले ही पूरे चूयू साम्राज्य को तहस नहस कर सकते हैं। जब वे कुछ देर तक घाटी का दौरा कर चुके थे तो इंद्रधनुषी घाटी के ऊपर की बाधा अचानक मुड़ गई। विकृत स्थान से नीले रंग की एक आकृति उभरी। शिष्य ने मालकिन को बधाई दी। नमस्कार मालकिन। ज़ियाओ यिक्सियन ने लियू लिंग और नालन यानरान से गुहे के यून के साथ रिश्ते के बारे में सुना था, इसलिए उसने दूसरों के साथ यून का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। आखिरकार आप भाई बहन फिर से एक साथ हैं। अपने पति के शिष्यों को इकट्ठा होते देख यून का चेहरा खुशी से भर गया। लेकिन जब उसने ज़ियाओ यिक्सियन के चारों ओर आभा को महसूस किया तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। ज़ियाओ यिक्सियन की ताकत उसकी उम्र को देखते हुए वास्तव में असाधारण थी। ज़ियान एर की प्रतिभा वास्तव में उल्लेखनीय है। यून ने मुस्कुराते हुए ज़ियाओ यिक्सियन की प्रशंसा की। मेरी सभी उपलब्धियां मास्टर और मालकिन की बदौलत हैं। अगर कोई असाधारण है तो वह आप दोनों ही होंगे। ज़ियाओ यिक्सियन ने सच्चे सम्मान के साथ जवाब दिया। यून ने मुस्कुराते हुए जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, हाँ, आप अपनी प्रशंसा अपने मास्टर के लिए बचा सकते हैं। मैं इतनी उल्लेखनीय नहीं हूँ। मालकिन ने मास्टर का दिल जीत लिया, यह अपने आप में एक उपलब्धि है। ज़ियाओ यिक्सियन ने चिढ़ाते हुए कहा। इतने अनुभव के बाद 1 साल पहले की उसकी शर्म अब दूर हो गई थी। उसके शब्दों पर लियू लिंग, नालन यानरान और किंगलिन सभी ने अनुमोदन भरी हंसी के साथ उनका साथ दिया। तुम छोटे बदमाश, तुम हिम्मतवर हो गए हो, अपनी मालकिन के साथ मजाक करने की हिम्मत कर रहे हो। यून के चेहरे पर हल्का सा शर्मीलापन देखकर गुहे ने गुस्सा दिखाया। हम हिम्मत नहीं करेंगे मास्टर। जैसे ही गुहे की आवाज धीमी हुई, चारों शिष्यों ने जल्दी से अपना सिर झुकाकर माफी मांगी। ठीक है, तुम में से हर एक अपनी साधना पर वापस लौट जाओ। अगले महीने मैं तुम्हारी प्रगति की जांच करूंगा और अगर कोई सुधार नहीं हुआ तो सजा की उम्मीद करो, गुहे ने सख्त भाव से कहा। हाँ गुरु। उन चारों ने पीछे हटने की तैयारी करने से पहले गुहे और यून दोनों को गहराई से प्रणाम किया। तभी गुहे ने नालन यानरान को आवाज दी। यानरान रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर नालन यानरान रुक गया, शांति से मुड़ा और गुहे और यून के पास गया। हमारा मूल समझौता याद है। लक्ष्य ये था कि यानरान 3 साल की समय सीमा से पहले डूकिंग स्तर तक पहुंच जाए, है न? गुहे ने यून को गर्मजोशी से देखा और नम लहजे में बोला। ये सुनकर यून ने सिर हिलाया, फिर आह भरी। हाँ, यही समझौता था। लेकिन अब यानरान पहले ही डू स्पिरिट स्टेज के शिखर पर पहुंच चुकी है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसे ज़ियाओ परिवार के उस लड़के से निपटने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए पति की आपने ये शर्त जीत ली है। पास खड़े होकर और इस आदान प्रदान को सुनते हुए नालन यानरान ने एक मुस्कान छिपाई लेकिन चुप रही। हालांकि गुहे यून के मान लीजिए कि आप जीत गए के कथन से असंतुष्ट लग रहे थे। उन्होंने तुरंत दृढ़ निश्चय के साथ घोषणा की, ये पर्याप्त नहीं है। मैं सिर्फ तरह जीत नहीं सकता। अगर मैंने वादा किया कि यानरान 3 साल के भीतर डूकिंग स्तर तक पहुंच जाएगा तो ऐसा होगा। इसके साथ गुहे ने धीरे धीरे अपनी नजर नालन यानरान की ओर घुमाई। यानरान, मुझे बताओ, क्या मैं उस तरह का शिक्षक हूँ जो वादे करता हूँ जिन्हें मैं पूरा नहीं कर सकता? गुहे के सवाल से चौंककर नालन यानरान को घबराहट का झटका लगा और उसने तुरंत अपने हाथ हिलाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु का वचन सोने जैसा होता है। तुम कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटी। बिल्कुल, तो अब मैं अपनी ऊर्जा एक बार फिर तुम्हें दूंगा। तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए और एक ही बार में डूकिंग के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए, गुहे ने दृढ़ता से कहा। शिक्षक और छात्र के बीच इस बातचीत को देखकर यून खुद को रोक नहीं पाए और अपनी हंसी रोक नहीं पाई। अपनी नजरें उन पर टिकाए हुए उसने देखा कि गुहे का हाथ धीरे से नालन यानरान के चिकने माथे को छू रहा है। जैसे ही गुहे के हाथ ने संपर्क बनाया, नालन यानरान की आभा तेजी से बढ़ने लगी। 30 सेकंड से भी कम समय में उसके शरीर के भीतर से एक गहरी गड़गड़ाहट गूंज उठी। वह पहले ही डूकिंग तक पहुंच चुकी है। कितना अविश्वसनीय! नालन यानरान से डूकिंग स्तर के योद्धा की विशिष्ट आभा को महसूस करते हुए यून के चेहरे पर एक बार फिर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हालांकि उस समय नालन यानरान की तेज आभा स्थिर होने लगी और जैसे ही गुहे ने उसके माथे से अपना हाथ हटाया, उसकी शक्ति 3 सितारा डूकिंग के स्तर पर आ गई। 3 सितारा डूकिंग। गुहे से ऊर्जा हस्तांतरण प्राप्त करते हुए नालन यानरान ने अपनी आंखें खोली, खुद को ध्यान से जांचा। अगले ही पल उसकी पीठ से 3 मीटर लंबे नीले पंखों की एक जोड़ी फैली। अपने डूकियों पंखों को खोलकर नालन यानरान ने उड़ान की स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए इंद्रधनुष घाटी के ऊपर अंतरिक्ष में उत्साहपूर्वक उड़ान भरी। उस ज़ियाओ परिवार के लड़के के साथ द्वंद्व युद्ध परसों तय है। मुझे उम्मीद है कि इस बार यानरान इसे अच्छी तरह से संभाल पाएगी। अगर वह जीत भी जाती है तो उसे उस ज़ियाओ जूनियर को अपमानित नहीं करना चाहिए। आखिरकार ये हमारा यूनलान संप्रदाय ही था जिसने इस मामले की शुरुआत की थी, यून ने गुहे से धीरे से कहा जब वह नालन यानरान को ऊपर से उड़ते हुए देख रही थी। गुहे ने अपनी बाह यून की पतली कमर के चारों ओर लपेटी, उसे एक सौम्य नजर से देखा। शिष्य अब बड़े हो गए हैं, उनके पास अपना दिमाग है। जब तक वे चीजों को बहुत दूर नहीं ले जाते, हमें उन्हें अपने दम पर मामलों से निपटने देना चाहिए। अध्याय का अंत। अध्याय 398, याओ लाओ का जोखिम।
जियामा साम्राज्य की राजधानी में कीमियागर सम्मेलन के समापन के बाद जियाओयान अपनी सराय में लौट आया। अपने कमरे में वापस आकर जियाओयान के चेहरे पर स्पष्ट निराशा दिखी। उसने शुरू में सोचा था कि याओ लाओ के मार्गदर्शन में उसकी कीमिया कौशल एक असाधारण स्तर तक पहुंच जाएगी, लेकिन आज की प्रतियोगिता ने उसे दिखा दिया था कि हमेशा दूसरे लोग अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। कीमिया में लियूलिंग की योग्यता ने याओ लाओ से भी प्रशंसा अर्जित की। लंबे समय तक विचारों में खोए रहने के बाद जियाओयान को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से अपने मन में याओ लाओ से कहा, गुरु, मैंने नालन यानरान से जो 3 साल का वादा किया था वह परसों पूरा हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि वह अब तक किस स्तर पर पहुंच गई होगी। जियाओयान की पुकार सुनकर याओ लाओ की आत्मा धीरे धीरे काली अंगूठी से बाहर निकली और आह भरते हुए बोली, जियाओयान, आज की प्रतियोगिता के दौरान उस युवा लड़की की आभा किसी चीज से अस्पष्ट हो गई थी। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए मैंने इसे बहुत गहराई से जांचने से परहेज किया, यहाँ तक कि आप भी उसके वर्तमान स्तर को नहीं जानते। गुरु, जियाओयान ने जोर से सोचा। 3 साल पहले वह पहले से ही डू प्रैक्टिशनर चरण तक पहुंच गई थी, और अगर उसे यूनान संप्रदाय के नेता ने भविष्य के संप्रदाय गुरु के रूप में चुना था तो उसकी प्रतिभा उच्च होनी चाहिए। वह अब तक कम से कम एक डू ग्रैंड मास्टर हो सकती है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या वह डू किंग बनने के लिए आगे बढ़ी है। जब उसने ये कहा तो जियाओयान को अनिश्चितता का दर्द महसूस हुआ। यूनान संप्रदाय जियामा साम्राज्य में सबसे बड़ा गुट था और निश्चित रूप से उसके पास सीधे खेती को बढ़ावा देने में सक्षम अमृत थे। नालन यानरान की प्रतिभा और यूनान संप्रदाय के संसाधनों को देखते हुए इस बात की अच्छी संभावना थी कि वह पहले ही डू ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच चुकी थी। याओ लाओ ने जियाओयान के आकलन को साझा किया और कुछ चिंता के साथ कहा, जियाओयान, आपका वर्तमान स्तर डू मास्टर का है। अगर नालन यानरान भी डू मास्टर है तो पिछले कुछ वर्षों में आपने जो युद्ध अनुभव प्राप्त किया है उसके साथ आप बढ़त हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर वह डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गई है तो जीतना लगभग असंभव होगा। आप सही कह रहे हैं गुरु, अगर नालन यानरान डू ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गई है और यूनान संप्रदाय उसे उन्नत तकनीकों के साथ समर्थन दे रहा है तो मेरे पास वास्तव में कोई मौका नहीं है। जियाओयान ने सिर हिलाया, उसका स्वर उदास था। जियाओयान के उदास चेहरे को देखकर याओ लाओ को सहानुभूति की पीड़ा महसूस हुई। वह अच्छी तरह से समझ गया था कि पिछले कुछ वर्षों में जियाओयान के दृढ़ संकल्प का एक बड़ा हिस्सा नालन यानरान को हराने की उसकी इच्छा से उपजा था। अब जब वह कगार पर था तो असफलता की संभावना उस पर भारी पड़ गई। जियाओयान, अपने आप को संभालो, द्वंद्व अभी शुरू भी नहीं हुआ है और तुम पहले से ही इस स्थिति में हो। क्या ये पिछले 3 सालों की तुम्हारी सारी मेहनत का न्याय है? याओ लाओ ने अचानक दृढ़ स्वर में कहा, गुरुजी, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। लेकिन जियाओयान ने याओ लाओ की फटकार के कारण लड़खड़ाते हुए ऊपर देखा। जियाओयान, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी प्रतिभा बिना किसी संदेह के नालन लड़की के बराबर या उससे भी बेहतर है। यूनान संप्रदाय के पास उसे सहारा देने के लिए संसाधन हो सकते हैं, लेकिन मैं उनसे कम सक्षम नहीं हूँ। याओ लाओ ने अत्यंत गंभीरता से कहा। गुरु, आपका मतलब है? याओ लाओ की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर जियाओयान ने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा प्रत्याशा से भर गया। जियाओयान, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। मैं एक 8 स्तरीय कीमियागर हूँ। बस इतना है कि हाल के वर्षों में तुम कुछ गोलियों को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने में सक्षम नहीं हो पाए हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए केवल कुछ शरीर को मजबूत करने वाले और साधना को गति देने वाले अमृत ही मिला सकता हूँ। ये प्रभावी थे, लेकिन वे अभी भी उन गोलियों से कम हैं जो सीधे साधना को बढ़ावा दे सकती हैं। याओ लाओ की व्याख्या सुनकर जियाओयान की सांसें कुछ तेज हो गईं। एक 8 स्तरीय कीमियागर, इसका क्या मतलब था? जियाओयान की नजर में लियूलिंग जैसा डार्क हॉर्स भी जियामा साम्राज्य के सच्चे शिखर का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। यहाँ तक कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और एक दुर्जय उच्च स्तरीय डू सम्राट फार्मा भी केवल 5 स्तरीय कीमियागर थे। प्रसिद्ध डैन किंग बूहे मात्र 6 स्तरीय थे। इन वर्षों में तुमने जो प्रशिक्षण लिया है उसके अनुसार यदि तुम गोली का उपयोग करके भी डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाते हो तो भी तुम्हारी नींव मजबूत रहेगी। याओ लाओ ने आगे कहा, गोली का उपयोग करके डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंचना? गुरु, क्या तुम मेरे स्तर को बढ़ाने के लिए गोली को परिष्कृत करने की योजना बना रहे हो? लेकिन हमारे पास इसके लिए आवश्यक सामग्री नहीं है। हालांकि जियाओयान उत्साह से भरा हुआ था, फिर भी उसने शांति से स्थिति का विश्लेषण किया। जियाओयान, क्या यहाँ राजधानी में कोई अल्केमिस्ट एसोसिएशन नहीं है? याओ लाओ ने भौहें उठाई, कुछ इशारा करते हुए। गुरु, क्या तुम सुझाव दे रहे हो कि मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन के गोदाम से चोरी करूं? जियाओयान ने चिल्लाते हुए कहा। तुम बदमाश, तुम इसे चोरी कैसे कह सकते हो? फार्मा, वह बूढ़ा आदमी तकनीकी रूप से मेरा एहसानमंद है। इसे ठीक करने के लिए उनकी जड़ी बूटियों का थोड़ा सा हिस्सा लेने में क्या हर्ज है? याओ लाओ ने गुस्से में जवाब दिया। लेकिन अल्केमिस्ट एसोसिएशन की सुरक्षा बहुत कड़ी है और अध्यक्ष फार्मा की साधना और आत्मा की शक्ति बहुत मजबूत है। अगर आप सीधे अंदर जाते हैं गुरु, तो पकड़े जाने का बहुत जोखिम है। जियाओयान ने कहा, अभी भी चिंतित। जियाओयान, अगर आप इतने संकोची व्यवहार करते रहे तो मैं शायद इससे दूर रहूं। आखिरकार अगर आप हार गए तो आप ही शर्मिंदा होंगे। याओ लाओ ने अधीरता का नाटक किया क्योंकि उसने जियाओयान की अनिच्छा देखी। याओ लाओ को अपने गाल फुलाते और घूरते हुए देखकर जियाओयान ने जल्दी से कहा, गुरु, परेशान मत होइए, मैं जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, बर्बाद करने का कोई समय नहीं है, हम आज रात कार्रवाई करेंगे। अगर सब ठीक रहा तो मैं आज रात गोली को परिष्कृत कर दूंगा और आपके पास अपनी सफलता को पूरा करने के लिए कल का पूरा दिन होगा। याओ लाओ ने जियाओयान की रिंग में वापस जाने से पहले जल्दी से समझाया। बिना देर किए जियाओयान ने काले कपड़े पहने, अपने चेहरे को सुरक्षित रूप से लपेटा और चुपचाप खिड़की के माध्यम से सराय से बाहर निकल गया। जियाओयान की सराय से जाने के लगभग 1 घंटे बाद अल्केमिस्ट एसोसिएशन का मैदान अचानक अनगिनत मिसालों से जगमगा उठा, जिससे पूरा इलाका ऐसे जगमगा उठा जैसे दिन का उजाला हो।
एक छत पर अल्केमिस्ट एसोसिएशन के 2 उपाध्यक्ष और कई बुजुर्गों ने काले कपड़े पहने एक अकेले व्यक्ति को घेर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचना कि तुम अल्केमिस्ट एसोसिएशन के गोदाम से चोरी करने की हिम्मत करोगे? ये जगह चारों तरफ से घिरी हुई है, तुम आज बच नहीं पाओगे। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ज़ियाओयान याओलाओ की मदद से अल्केमिस्ट एसोसिएशन के गोदाम में घुस गया था और कुछ बहुत जरूरी जड़ी बूटियां जब्त करने में कामयाब रहा था। हालांकि उसने गलती से कुछ जाल बिछा दिए जिससे गार्ड सतर्क हो गए और अलार्म बज गया। जवाब में एसोसिएशन के पूरे मैदान से अनगिनत कीमियागर दौड़े आए और उसे छत पर घेर लिया। सब लोग, मैं आज यहाँ सिर्फ कुछ जरूरी जड़ी बूटियां उधार लेने आया हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं भविष्य में उन्हें दोगुना करके लौटाऊंगा। अध्याय का अंत। अध्याय 399 याओलाओ का अप्रत्याशित लाभ। सब लोग, मैं आज यहाँ सिर्फ कुछ जरूरी औषधीय सामग्री उधार लेने आया हूँ। मैं भविष्य में उन्हें दोगुना करके लौटाने का वादा करता हूँ। ज़ियाओयान ने अपने हाथ जोड़े, अपने आसपास के कीमियागरों से शांति से बात करते हुए। हाँ, क्या मजाक है? चोरी तो चोरी ही है, बहाने मत बनाओ। हम तो ये भी नहीं जानते कि तुम कौन हो, हमें क्यों विश्वास करना चाहिए कि तुम कभी कुछ लौटाओगे? ज़ियाओयान की बातें सुनकर कीमियागर संघ के 2 उपाध्यक्षों ने उसका मजाक उड़ाया, स्पष्ट रूप से उसके स्पष्टीकरण को नहीं माना और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सब लोग, मैं यहाँ सिर्फ इन जड़ी बूटियों के लिए आया हूँ और मेरा किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। ज़ियाओयान ने धीमी आवाज में कहा, ये देखते हुए कि वे उसके लिए रास्ता नहीं बनाएंगे। हम कितने साहसिक शब्द! अगर तुम किसी को चोट पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास इसके लिए ताकत होनी चाहिए। ज़ियाओयान की प्रतिक्रिया सुनकर अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों के चेहरों पर रोष भड़क उठा। एक पल में उनमें से 1 दर्जन से अधिक ने एक साथ ज़ियाओयान पर हमला कर दिया। ये दर्जन हमलावर कम से कम डू मास्टर के स्तर के थे, जिनमें से अधिकांश डू स्पिरिट विशेषज्ञ थे, जबकि ज़ियाओयान केवल एक मामूली डू प्रैक्टिशनर था। उनके संयुक्त हमले का सामना करते हुए ज़ियाओयान ने जल्दी से अपने शरीर का नियंत्रण याओलाओ को सौंप दिया। अगले ही पल ज़ियाओयान ने अपने हाथ में दिखाई देने वाले एक विशाल काले शासक को संभाला और उसे अपने चारों ओर जोर से घुमाया। शासक से एक शक्तिशाली बल निकला जिसने हवा का एक तेज झोंका पैदा किया। धमाका 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 धमाका। उस झटके के साथ आगे बढ़ने वाले 3 या 4 लोग पीछे हट गए। हालांकि ज़ियाओयान ने खुद को रोक लिया, उनकी जान लेने का इरादा नहीं किया। ये देखकर समूह का नेतृत्व कर रहे 2 उपाध्यक्षों ने एक दूसरे को देखा। अगले ही पल प्रत्येक ने एक तेज तलवार उठाए और दोनों तरफ से ज़ियाओयान के पास पहुंचे। ये दोनों पहले हमला करने वाले कीमियागरों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे और उनके हमलों ने ज्यादा खतरा पैदा किया। उन्हें करीब आते देख ज़ियाओयान ज्यादा गंभीर नजर आया। ज़ियाओजिन के साथ पिछली लड़ाई के बाद याओलाओ की आत्मा घायल हो गई थी और ज़ियाओयान की ताकत बढ़ाने की उसकी क्षमता अब डू किंग स्तर पर सीमित थी। अगर वह ज़ियाओयान की शक्ति को फिर से डू सम्राट या यहाँ तक कि डू पूर्वज के स्तर तक बढ़ा देता तो वह इतना थक जाता कि उसे लंबे समय तक आराम करने की जरूरत पड़ती, जिससे वह ज़ियाओयान की गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करने में असमर्थ हो जाता। यह एक जोखिम भरा सौदा था। यह महसूस करते हुए ज़ियाओयान जानता था कि उसे आज रात जितनी जल्दी हो सके भागना होगा। एक और भयंकर हमले के बाद आसपास के लोगों को पीछे धकेल दिया गया। ज़ियाओयान की पीठ से अचानक एक जोड़ी सफेद डू की हुई पंख खुल गए और वह तेजी से शिविर से बाहर निकल गया। ज़ियाओयान को भागता देख अल्केमिस्ट एसोसिएशन के 2 उपाध्यक्षों ने तुरंत उसका पीछा किया। जैसे ही ज़ियाओयान 1 से 200 मीटर की दूरी पर पहुंचा, अचानक आगे आसमान से एक तीखी आवाज गूंजी। यह आदमी वास्तव में इस समय वापस आया है। दूर से आ रही शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस करते हुए ज़ियाओयान ने भौहें सिकुड़ी। थोड़ी देर में फामा, जो अभी जिया मापेले से लौटा था, ने ज़ियाओयान का रास्ता रोक दिया। ज़ियाओयान से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए फामा की आंखों में एक अजीब सी रोशनी भर गई। फिर वह ज़ियाओयान के पीछे खड़े 2 उपाध्यक्षों की ओर मुड़ा और पूछा, क्या हुआ? भगवान फामा, इस व्यक्ति ने वास्तव में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के औषधीय भंडार से चोरी करने की हिम्मत की। यह अपमानजनक है, हम उसे पकड़ने ही वाले थे। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्षों में से एक ने फामा की पूछताछ का सम्मानपूर्वक जवाब दिया। क्या नुकसान बहुत ज्यादा हुआ? फामा ने सहजता से पूछा। सवाल सुनने के बाद उपाध्यक्ष ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं लिया, उन्होंने चुनिंदा सामग्री चुनी जो शायद हमारे कुल स्टॉक का सिर्फ 1% ही होगी। चूंकि नुकसान बहुत कम है तो चलिए इस मामले को यहीं छोड़ देते हैं। उपाध्यक्ष की बात पूरी होने से पहले ही फामा ने उसे निर्णायक रूप से टोक दिया। बस जाने दो, ये व्यवहार अल्केमिस्ट एसोसिएशन का अपमान है, उसे हमारे लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? फामा के फैसले को सुनकर उपाध्यक्ष उलझन में पड़ गया और आगे विरोध करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने फामा की कड़ी फटकार सुनी वो तुरंत चुप हो गया और एक और शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मेरे दोस्त, उन सामग्रियों को मेरा तोहफा समझो। अगर भविष्य में तुम्हें और चाहिए तो बेझिझक मेरे पास आओ, फामा ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। उसका व्यवहार उसके अधीनस्थों के साथ पहले की कठोरता से बिल्कुल अलग था। धन्यवाद, ज़ियाओयान ने कर्कश उत्तर दिया। फिर फामा के पास से निकल गया और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के परिसर से बाहर निकल गया। 2 उपाध्यक्ष जो घुसपैठिए का पीछा कर रहे थे उसे असंतुष्ट महसूस करते हुए जाते हुए देख रहे थे। वे इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि फामा ने ऐसा क्यों किया। भगवान फामा, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? उनमें से एक ने सावधानी से पूछा। फामा ने धीरे से आह भरी और कहा, वह व्यक्ति संभवतः यान जियो था और मैं महसूस कर सकता था कि उसमें एक पुराने वरिष्ठ व्यक्ति की आभा थी जिससे मैं कभी मिला था। ये कहने के बाद फामा का स्वर अचानक बदल गया और उन्होंने उन्हें निर्देश दिया, आज रात की घटनाओं को गुप्त रखने की पूरी कोशिश करें, इसे चारों ओर न फैलाएं। हाँ भगवान फामा, उन्होंने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, उनके निर्देश को स्वीकार किया।
एक शांत गली में जियाओयान, जो अभी अभी अल्केमिस्ट एसोसिएशन के मैदान से भागा था, ने अपनी अंगूठी में रहने वाली आत्मा याओ लाओ से टेलीपैथिक रूप से संवाद किया। गुरुजी, उस राष्ट्रपति फामा ने अभी अभी आपकी आभा को फिर से महसूस किया होगा, अन्यथा वह हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देता। सबसे अधिक संभावना है जियाओयान, हम उस सराय में वापस नहीं जा सकते जहां आप ठहरे हुए थे। हमें छिपने के लिए एक नई जगह ढूंढनी होगी। याओ लाओ सतर्क रहा। फामा के दोस्ताना हाव भाव के बावजूद उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। समझ गया। सहमति में जल्दी से सिर हिलाते हुए जियाओयान गलियों से गुजरा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका पीछा नहीं किया जा रहा है। आखिरकार एक नई सराय में बस गया। ... कमरे के अंदर पहुंचते ही याओ लाओ जियाओयान की काली अंगूठी से बाहर निकला और उनके चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया। जियाओयान, ये पता चला है कि इस अप्रत्याशित मुठभेड़ ने मुझे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के भंडारण में एक दुर्लभ जड़ी बूटी खोजने की अनुमति दी। यह मेरी कुछ आत्मिक शक्ति को बहाल करने में मदद कर सकती है। याओ लाओ ने एक क्रिस्टल क्लियर रूबी जैसे पौधे को पकड़े हुए प्रसन्न भाव से कहा। ये सुनकर जियाओयान को याओ लाओ से भी अधिक रोमांचित महसूस हुआ। ये जड़ी बूटी वास्तव में शिक्षक की आत्मिक शक्ति को बहाल करने में मदद कर सकती है, यह अविश्वसनीय है। अध्याय का अंत। अध्याय 400। तैयारी। कमरे के अंदर याओ लाओ ने एक हाथ में क्रिस्टल या मानिक जैसी जड़ी बूटी पकड़ी हुई थी, जबकि दूसरे हाथ में अचानक सफेद लौ की एक गेंद भड़क उठी। जैसे ही सफेद लौ उभरी, कमरे में बर्फीली ठंड भर गई। फिर भी जियाओयान को अपने भीतर एक गर्मी बढ़ती हुई महसूस हुई। वह इस प्रसिद्ध कोल्ड बोन स्पिरिट फ्लेम से कोई अजनबी नहीं था, जिसका इस्तेमाल उसने पहले गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया था। हालांकि याओ लाओ के नियंत्रण में लौ की शक्ति जियाओयान की खुद के नियंत्रण की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। इस समय याओ लाओ ने कोल्ड बोन स्पिरिट फ्लेम को बुलाया और उसमें जड़ी बूटी फेंक दी। सफेद लौ की चिलचिलाती गर्मी के तहत थोड़ा मोटा मानिक जैसी जड़ी बूटी तेजी से आकार में सिकुड़ गई, जबकि उसका रंग तेजी से चमकीला होता गया। एक समृद्ध पुरानी सुगंध, एक प्राचीन अच्छी तरह से पुरानी शराब की याद दिलाती है, धीरे धीरे याओ लाओ के हाथ से फैल गई। तीव्र सुगंध को सूंघते हुए जियाओयान ने अपने पूरे शरीर में एक झटका महसूस किया। यह महसूस करके आश्चर्यचकित हुआ कि कीमिया के काम के एक दिन से उसे जो थकान महसूस हो रही थी, वह पूरी तरह से गायब हो गई। इस जड़ी बूटी की एक झलक यह अविश्वसनीय प्रभाव डालती है। ये शिक्षक की आत्मा की शक्ति को बहाल करने में चमत्कार करती होगी, जियाओयान ने खुद को आश्चर्यचकित करते हुए सोचा। जैसा कि उसने देखा, जड़ी बूटी लौ की परिष्कृतता के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, लेकिन इसने बहुत कम प्रतिरोध किया। कुछ ही सेकंड में यह एक चमकदार लाल बूंद में बदल गई, जो लगभग एक पिंग पोंग बॉल के आकार की थी। संघनित हो जाओ, एक धीमी आवाज के साथ याओ लाओ ने लौ की तीव्रता बढ़ा दी। एक पल में लाल बूंद और सिकुड़ गई, जब तक कि यह सोयाबीन से बड़ी नहीं हो गई। अब समय आ गया है। जब बूंद इस आकार तक संघनित हो गई, तो याओ लाओ ने तेजी से लौ को वापस ले लिया और अपना हाथ उठाया, बूंद को अपने माथे पर दबाया। जैसे ही संघनित बूंद उसके माथे को छूती है, वह याओ लाओ के साथ विलीन हो जाती है और उसके माथे से आत्मा ऊर्जा की एक विशाल भारी लहर फूट पड़ती है। प्रभाव से जियाओयान 3 या 4 मीटर पीछे फेंका गया, लकड़ी की दीवार से टकराया। अगर याओ लाओ ने कमरे में अवरोध नहीं लगाया होता तो दीवार शायद टूट जाती। जियाओयान, क्या तुम ठीक हो? आत्मा ऊर्जा के निकलने से जियाओयान को पीछे फेंका गया देखकर याओ लाओ जल्दी से क्षमा प्रार्थी नजर से उसके पास गया। एक हाथ से खुद को ऊपर धकेलते हुए जियाओयान ने मुस्कुराते हुए बेपरवाही से जवाब दिया, गुरुजी, मेरी हड्डियां मजबूत है, इस तरह का प्रहार कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसने याओ लाओ के आत्मा रूप को देखा, जियाओयान का चेहरा खुशी से चमक उठा। कुछ ही सेकंड में याओ लाओ की आत्मा काफी हद तक ठोस हो गई थी। अब वह पहले की तरह बेहोश और अलौकिक नहीं रही। गुरुजी, आपकी आत्मा की रिकवरी कैसी चल रही है? जियाओयान ने उत्सुकता से पूछा। जियाओयान का सवाल सुनकर याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाया। मैं लगभग उसी स्थिति में पहुंच गया हूँ जिस स्थिति में मैं आकार बदलने वाले जादुई जानवर के साथ उस लड़ाई से पहले था। वाकई यह अद्भुत है, बधाई हो गुरुजी। जियाओयान ने पूरे दिल से याओ लाओ को बधाई दी। जियाओयान, अब जब मेरी आत्मा शक्ति आंशिक रूप से बहाल हो गई है, तो आपको अपनी साधना को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए एक गोली को परिष्कृत करने का समय आ गया है, याओ लाओ ने एक अधूरे कार्य को याद करते हुए कहा। उसने तुरंत जियाओयान की अंगूठी से एक बड़ी काली कड़ाही ली और उसे फर्श पर रख दिया और उसमें कोल्ड बोन स्पिरिट फ्लेम डालकर उसे तेजी से गर्म किया। एक एक करके जियाओयान की अंगूठी से कई तरह की चमकदार औषधीय जड़ी बूटियां निकली, जो हवा में मिदरा रही थी। एक सटीक क्षण पर याओ लाओ ने एक निश्चित क्रम का पालन करते हुए सामग्री को क्रमिक रूप से परिष्कृत करना शुरू कर दिया, ताकि उनका सम्मिलन सुनिश्चित हो सके। आधे घंटे बाद कमरे में एक समृद्ध सुगंध फैल गई, क्योंकि कड़ाही से एक बिल्कुल गोल काली गोली निकली। जियाओयान, यह एक शीर्ष श्रेणी की तीसरी स्तरीय गोली है। यह आपके जैसे डू प्रैक्टिशनर को आपकी ताकत को एक स्टार तक स्थिर रूप से बढ़ाने में मदद करेगी। जल्दी से अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इसे लें। ताज़ा परिष्कृत तीसरी स्तरीय गोली जियाओयान को सौंपते हुए याओ लाओ ने तुरंत अगली गोली को परिष्कृत करने की तैयारी शुरू कर दी। जियाओयान ने बिना समय बर्बाद किए उसने गोली निगल ली और ध्यान की अवस्था में आ गया। फर्श पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और बार बार अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार किया। शुरू में याओ लाओ की गोली शोधन प्रक्रिया ने कमरे को घनी औषधीय सुगंध से भर दिया, लेकिन जैसे जैसे भोर हुई, कड़ाही से ऊर्जा की लहरें निकलने लगी। ये स्पष्ट था कि उसने तीसरी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने से अधिक शक्तिशाली 5वीं श्रेणी की गोलियों की ओर संक्रमण किया था। 5वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने के बाद याओ लाओ ने रुकना नहीं छोड़ा, वह सीधे दूसरी गोली की तैयारी में चला गया। इस बीच जियाओयान अभी भी फर्श पर बैठा हुआ अपनी पूरी रात की साधना और गोलियों के प्रभावों के माध्यम से 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर चरण के शिखर पर पहुंच गया था। अपनी तीव्र प्रगति से उत्साहित जियाओयान ने एक शिखर श्रेणी की 4थी श्रेणी की गोली उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल लिया।
तीसरी श्रेणी की गोली के विपरीत चौथी श्रेणी की गोली की ऊर्जा लगभग पांचवी श्रेणी की गोली के बराबर थी। जिस क्षण यह उसके मुंह में गया, यह एक शुद्ध औषधीय शक्ति में परिवर्तित हो गया जो उसके गले से होते हुए उसकी नसों में प्रवाहित हो गया। धमाका! जैसे ही जियाओयान ने अपनी ऊर्जा तकनीक को चैनल किया, विशाल औषधीय शक्ति अनगिनत धाराओं में विभाजित हो गई, जो एक संरचित तरीके से उसके मेरिडियन से होकर गुजरी। कुछ संकरी मेरिडियन, जिन तक जियाओयान ने पहले कभी नहीं पहुंचा था, इस शक्तिशाली ऊर्जा द्वारा जबरन खोल दी गई। ठंडे पसीने की एक बूंद धीरे धीरे उसके माथे से नीचे की ओर खिसक गई और जियाओयान का चेहरा दर्द से विकृत हो गया। उसके दांतों से फुफकारती सांसें निकल रही थी। उसके शरीर के अंदर ऊर्जा की अनगिनत छोटी धाराएं उसके पहले अछूते मेरिडियन से हिंसक रूप से बह रही थी। संकीर्ण मार्ग तेजी से फैल रहे थे, जबकि उसके मेरिडियन की दीवारों पर पतली दरारें दिखाई दे रही थी। इन दरारों से प्रकाश की फीकी किरणें फूट रही थी। ये संकेत था कि मेरिडियन अत्यधिक तनाव में थे और टूटने के कगार पर थे। सौभाग्य से उसके मेरिडियन से गुजरने वाली औषधीय ऊर्जा दूसरी बार गुजरी, जिससे टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत हो गई। ये बहाल मेरिडियन अब चौड़े हो गए थे और पहले से ज्यादा ऊर्जा को समायोजित कर सकते थे। ये प्रक्रिया जियाओयान के शरीर में अनगिनत मेरिडियन में एक साथ हो रही थी। अध्याय का अंत।